चलिए गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों हम थे इंटरमीडिएट के एफएम की बैच में, फास्ट ट्रैक बैच में, और हमने यहाँ पर एफएम के सारे चैप्टर्स देखे। हमने ऑल इन ऑल 9 चैप्टर्स देखे दैट वी हैव टू स्टडी, राइट। अच्छा, हमने इसमें ये भी देख लिया था कि ये जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, सारे के सारे बैलेंस शीट के आसपास ही घूम रहे हैं, है ना। वो जो सारे 9 चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे, और हमने ये कुछ बेसिक्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे, राइट। बेसिक्स में हमने सबसे पहला बेसिक क्या कंप्लीट किया था? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, राइट। इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? सेल्स से। सेल्स में से हम क्या माइनस कर लेते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। उसमें से भी क्या माइनस कर लेते हैं? फिक्स कॉस्ट। अब जो आता है, अगर मैं आपको अभी कॉस्टिंग पढ़ा रहा होता, मैं कॉस्टिंग भी पढ़ाता हूं, तो मैं इसको क्या बोलता? प्रॉफिट। लेकिन क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हमें तो इंटरेस्ट, डेट, प्रेफरेंस, टैक्स सबसे डील करना है, डिविडेंड से। यस, तो इसलिए इस नंबर को हम क्या कहते हैं? ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म बोलें क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो अब हम उसमें से सबसे पहले क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। क्यों इंटरेस्ट माइनस करते हैं? टैक्स क्यों अभी माइनस नहीं करते? क्योंकि जब आप टैक्स का पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट इज कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस, तो हम इंटरेस्ट को पहले माइनस करते हैं, और अब जो नंबर आता है उसे हम बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब हम इस पर टैक्स पे कर देते हैं। दोस्तों, ये कौन सा वाला टैक्स है? ये इनकम टैक्स है या फिर ये जीएसटी है, या ये दोनों मिलाकर है? ये सिर्फ और सिर्फ आपका इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो ऊपर सेल्स में नेट ऑफ होकर आ जाता है। जैसे आपने अगर 1000 का माल, मान लो 18% जीएसटी है, और आपने उसको बेचा कितने में? 1180 में। ऐसा ही होता है ना जीएसटी में, 1000 रुपीज की चीज में 18% जोड़ कर लेते हैं। तो जो बिजनेसमैन है वो अपना सेल्स रेवेन्यू 1180 बुक नहीं करता, वो बोलता है 1180 मेरे थोड़ी ना है, इसमें से 1180 में से कितने हैं? 180 तो सरकार के हैं, जो जस्ट मैंने कस्टमर से 180 रुपीज लिए हैं और मुझे गवर्नमेंट को देने हैं। तो बिजनेसमैन अपना सेल्स ही कितना रिकॉर्ड करता है? 1000 ही रिकॉर्ड करता है। मतलब हमारे इनकम स्टेटमेंट में जो सेल्स आता है वो तो नेट ऑफ जीएसटी आता है, तो जीएसटी तो वहीं बाहर हो गया। वहीं यहां जो हम टैक्स पे करते हैं वो कौन सा वाला है? इनकम टैक्स। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पर जो टैक्सेस माइनस करते हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है। ये क्या आता है दोस्तों? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ये जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है, इसमें अब हम क्या पे कर देते हैं? पहले प्रेफरेंस डिविडेंड, बिकॉज दे हैव अ प्रेफरेंस ऑन डिविडेंड, राइट। अब जो नंबर आता है उसका फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये अर्निंग्स अवेलेबल है, राइट। अब ये जो अवेलेबल अर्निंग्स है, अगर हम इसे इक्विटी शेयर से डिवाइड कर ले तो क्या आ जाता है? अर्निंग्स पर शेयर, की पर शेयर इतनी कमाई हुई है। पर शेयर जो भी कमाई हुई है उसमें से हम क्या पे कर देते हैं? डिविडेंड। बचा हुआ हम कर लेते हैं रिटेन। इज दैट क्लियर? ओके, यहां पर मैंने आपको एक रिवर्स कैलकुलेशन का भी एग्जांपल दिया था। रिवर्स कैलकुलेशन में मैंने बोला था कि अगर हमारा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना है? 1000 रुपीज, और टैक्स रेट कितनी परसेंट है? 30%, राइट। तो अगर हम 100% कमाते हैं तो उसमें से 30% सरकार हमसे ले लेती, तो हमारे हाथ सिर्फ कितना लगता है? 70%। तो ये जो 1000 रुपए हमारी आफ्टर टैक्स इनकम है, ये एक तरीके से कितना परसेंट है? 70% है ऑफ बिफोर टैक्स इनकम। तो हमारी बिफोर टैक्स इनकम आखिर कितनी? कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर चलते रहना चाहिए दोस्तों, तो मन लगेगा। 1000 रुपीज डिवाइडेड बाय 70%, कितना आता है? 1428.57 ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने आपको 3 रेशियोज पढ़ाए थे, और उन तीनों में मैंने आपको डिफरेंस समझाया था। सबसे पहले हमने दोस्तों क्या पढ़ा था? डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट मतलब डिविडेंड एज अ परसेंट ऑफ फेस वैल्यू। अगर 100 रुपीज की फेस वैल्यू है शेयर की, और कंपनी ने 2 रुपीज डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो कंपनी क्या बोलेगी? हमने कितना परसेंट डिविडेंड दिया है? 2%। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो क्या बोलेगा? आपने तो मुझे 2 रुपीज का डिविडेंड दिया है, पर आपने कौन सा, आपका शेयर फेस वैल्यू पर मिल रहा है, आपका तो शेयर मार्केट प्राइस पर मिल रहा है। तो मैंने तो 500 लगाए हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 500 का, जिस पर मुझे 2 रुपीज डिविडेंड मिला है। तो ये क्या आता है? डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। अच्छा, यील्ड का दूसरा नाम एफएम में क्या है? यील्ड मींस रिटर्न। यानी ये रेशियो में बताता है कि एक इन्वेस्टर को जिसने 500 रुपया लगाया है, उसको डिविडेंड के फॉर्म में कितना रिटर्न मिला है। डू यू एग्री कि कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न देती है? जैसे आज आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदोगे तो वो कंपनी आपको डिविडेंड देगी ना आगे चल के, तो आप क्या बोलोगे? यार मैंने कितना परसेंटेज डिविडेंड कमाया, राइट। तो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज यानी डिविडेंड के फॉर्म में कितना रिटर्न कमाया। अब आप एक बात बताइए
कंपनी तो आकर इसका गुणगान करेगी, लेकिन एक इन्वेस्टर किसको देखेगा? इसको देखेगा। कंपनी अपनी जगह सही है, वो कहती हमने तो फेस वैल्यू पर ही दिया आपको, और इन्वेस्टर अपनी जगह सही, वो कहता है हमने कहा फेस वैल्यू पर लिया, हमने तो मार्केट प्राइस पर लिया। ओके, एक और रेशियो कौन सा होता है दोस्तों? डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब नाम से ही मुझे समझ में आ जाता है कि मैं कितना पे आउट कर रहा हूं, तो मैं जितना कमा रहा हूं उसी में से मैं दूंगा। ईपीएस है मेरा 5, जिसमें से मैं कितने दे रहा हूं? 2। तो अगर आप 5 रुपए में से 2 रुपए दे दोगे किसी को, मतलब आपने कितना परसेंट पे आउट कर दिया? 40% आपने कर दिया पे आउट, राइट दोस्तों। पीवी रेशियो हमने देखा था, इट इज सिंपली कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ही अपने कॉस्टिंग वाला हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट आप जानते हो, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ लेवल ऑफ break even point is a level of what? Sales at which there is no profit no loss। यहां पर no profit no loss का मतलब क्या होगा कि आपका बस उतना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जिससे आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। अच्छा, अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना हो तो आपने जो यूनिट्स वाला ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रखा है उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, और या फिर आप फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या कर लोगे? पीवी रेशियो, राइट। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना कैसे निकालेंगे? हमारा सपोज करो ब्रेक इवन पॉइंट कितना यूनिट्स है? 50 यूनिट्स। सपोज दिस इज 0 यूनिट्स एंड आवर ब्रेक इवन पॉइंट इज कितना? 50 यूनिट्स। लेकिन क्या इंसान ब्रेक इवन पॉइंट पर ही धंधा करता है या ब्रेक इवन से तो ज्यादा ही सेल करता है? ज्यादा ही सेल करता है तभी वो बिजनेस कर पा रहा है। सपोज करो कि किसी का एक्चुअल सेल्स है 80 यूनिट्स। एक्चुअल सेल्स कितना है? 80 यूनिट्स, और कल को कोई बोल देता है कि आपका सेल्स गिर जाएगा, तो पता है ये बंदा क्या देखेगा? ये जो बंदा है ना, ये जो बिजनेसमैन है, ये बोलेगा कि हाल फिलहाल मेरा सेल्स कितना है? 80 यूनिट्स। अगर ये सेल्स गिर जाए और गिरकर कहां पहुंच जाए? 50 यूनिट्स पर पहुंच जाए, मतलब कितनी यूनिट से गिर जाए? 30 यूनिट से भी गिर जाए ना, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 80 की चीज 50 भी हो जाए तो मैंने कौन सा जेब से पैसा लग जाना है? मैंने जेब से पैसा कभी लगेगा जब मैं 50 से भी नीचे आ जाऊंगा। तो आई हैव अ सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन मतलब मेरे पास कुशन है कि मैं फिर भी बच जाऊंगा, मैं फिर भी बच निकलूंगा। तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी यूनिट्स का है? 30 यूनिट्स, क्योंकि अभी भी मैं जो खतरे का निशान है, खतरे का निशान 50 यूनिट्स है, उससे 30 यूनिट्स ऊपर बैठा हूं मैं। इज दैट क्लियर? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होगा यूनिट्स में? एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी। या अगर रुपीस में निकालना हो तो एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे कि 80 रुपीस का मेरा, सॉरी 80 यूनिट्स का मेरा सेल्स है, वो मैं कितनी यूनिट्स तक गिरते हुए देख सकता हूं? 30 यूनिट्स तक गिरते हुए देख सकता हूं। यानी अगर मैं 30 यूनिट्स भी गिर जाऊं ना, चलेगा। अब परसेंट बताओ ना, कितना परसेंट गिर सकते हैं? तो 30 यूनिट्स गिर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ 80 यूनिट्स। कितना आता है? 37.5% की भी अगर गिरावट आ गई तो मुझे चलेगा। सो माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज इज 37.5%। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, ये हमने यहां पर बेसिक्स कंप्लीट किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज लिवरेजेस, राइट। जो मैंने आपको चैप्टर्स समझाए थे वो जिस सीक्वेंस में समझाए थे उससे अलग सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं। मतलब समझाने की सीक्वेंस अलग होती है और पढ़ाने की सीक्वेंस थोड़ी सी अलग होती है, राइट। लिवरेजेस नाम का हम यहां पर चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने इसके पहले वाली जिंदगी में कभी लिवरेज वर्ड सुना हुआ है? कि आपकी स्कूल लाइफ में आपने कभी लिवरेज वर्ड सुना है क्या? नहीं। क्या आपने लीवर वर्ड कभी सुना है क्या? लीवर स्कूल लाइफ में कभी लीवर वर्ड पढ़ा हुआ है? यार स्कूल लाइफ में लीवर वर्ड है ना, साइंस में पढ़ा होगा, राइट। ओके, लीवर, लीवर है ना, पेट के अंदर लीवर, राइट। ओके, तो ना लीवर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है बायोलॉजी वाला लीवर, बायोलॉजी वाला लीवर है ना, और दूसरा होता है फिजिक्स वाला लीवर। बायोलॉजी वाला लीवर तो आपको समझ में आ रहा है ना, अपना लीवर, राइट, वो नहीं पढ़ रहे हैं हम, फिजिक्स वाला लीवर पढ़ रहे हैं। क्या आपने फिजिक्स में कभी लीवर वर्ड सुना हुआ है? फिजिक्स में नहीं सुना, कोई बात। मैं आपको एक कहानी यहां पर आपके सामने रख रहा हूं तो आपको पता चलेगा कि लीवर क्या होता है। जैसे आप लीवर समझ गए ना तो आप लिवरेज समझ जाओगे, राइट। तो मैं सबसे पहले आपको फिजिक्स वाला लीवर पढ़ा रहा हूं। एक बंदा था, उसने ना अपना शोरूम ओपन करा, है ना। उसने क्या करा, सिटी की एक प्रोमिनेंट प्लेस पर एक नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी, उसमें उसने ग्राउंड फ्लोर का एक शोरूम लिया बड़ा सारा। आजकल देखा होगा आपने वो शोरूम भी डबल हाइटेड वाले आते हैं, डबल हाइटेड,
है ना शोरूम, राइट, सिंगल हाइटेड नहीं, डबल हाइटेड, राइट, ओके। डबल हाइटेड वाला शोरूम लिया तो उसमें जो शटर लगाना रहता है वो भी बड़ा सारा लगाना रहता है शटर, राइट, ओके। तो इस बंदे ने क्या करा, बड़ा सारा शटर लगा दिया, हाँ? अब शॉप ओपन होने का ये है पहला दिन। सुबह 9 o'clock पर ये बंदा अपनी शॉप पर पहुंचा और इस बंदे का एक असिस्टेंट था, उसका नाम था छोटू। ये दोनों शॉप पर पहुंचे। इस बंदे ने चाबी निकाल कर दी और छोटू को बोला छोटू ताला खोलो। छोटू उधर गया पहले शटर के उस तरफ, उसने ताला खोला, इस तरफ गया, इधर ताला खोला। अब छोटू ने शटर ऊपर किया, लेकिन एक मिनट, छोटू की हाइट समझ रहे हो आप, नाम ही क्या है उसका, और शटर कहां तक जाने वाला है। तो छोटू ने कहा एक मिनट, शटर में इतनी ऊपर तक कैसे भेजूंगा। तो दुकान के मालिक ने कहा अपन एक काम करते, दोनों शटर ऐसे उठाते और दोनों बोलेंगे जोर लगा के हईशा और ऐसे पुश कर देंगे तो कहां तक चल जाएगा शटर, ऊपर तक। यही होता है प्रैक्टिकली, यस, शटर ऊपर तक पहुंच गया। दोनों अंदर गए, दिन भर बिजनेस बिजनेस किया। रात को 9 बजे अब ये शॉप बंद होने वाली, दोनों आए बाहर। दुकान का मालिक भी ऊपर देख रहा है और छोटू भी ज्यादा ऊपर तक देख रहा है। प्रॉब्लम अब क्या हुई, सुबह शटर तो खुल गया, अब शटर बंद आखिर कैसे करें। हाथ किसी का पहुंच रहा है क्या, नहीं पहुंच, राइट। दोनों ने कहा आप कैसे करें, शटर बंद कैसे करें, अपन ने खोल तो लिया, वो तो यहां से ऊपर भेजना आसान है, ऊपर से नीचे कैसे बुलाए। दुकान के मालिक ने दिमाग लगाया, हमने कहा छोटू एक काम कर, मैं अभी ऐसे नीचे झुककर बैठता हूं, तू मेरे ऊपर आ जाना कंधे पर, जैसे मटकी नहीं फोड़ते हम, है ना, जन्माष्टमी पर, और फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो तू और ऊपर तक पहुंच जाएगा, और फिर तू शटर पकड़कर नीचे उतार देना, क्योंकि अब क्या करें यार, तो शॉप तो बंद करना जरूरी ना रात में। ऐसा ही हुआ, दुकान का मालिक और उसके ऊपर कंधे पर कौन, छोटू। पर अभी भी छोटू की हाइट शटर तक नहीं पहुंची। अब दुकान का मालिक ऐसे ऊपर देख रहा है, क्या, छोटू बोल रहा है अभी तो और डिस्टेंस है। दुकान के मालिक ने बोला अब देख एक ही ऑप्शन है, तू ऊपर है, तू छलांग लगा और शटर पकड़ते हुए पूरा नीचे आ जा, क्योंकि आज तो अपने को यही काम करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो तू छलांग लगा और शटर पकड़ के नीचे उतर जाना। छोटू ने कहा ठीक है मालिक, अगर कुछ हुआ तो आप संभाल लोगे ना, नीचे कैच कर लोगे। हमने कहा कैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। छोटू ने छलांग लगाई और शटर के साथ 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 वो भी नीचे आ गया। मतलब आज का दिन तो निकल गया, ओके। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो बड़ी दुकानें होती है, बड़े शोरूम होते हैं, उसमें क्या रोज ऐसा होता है कि छोटू को बोलते जा कूद जा और शटर के साथ नीचे आ जाना रात को, नहीं, राइट। वो आपने देखा होगा वहां पर साइड में, वैसे वो घुमाने का रहता है, दैट इज कॉल्ड एज लीवर, उसे क्या कहते हैं, लीवर, है ना। आपने देखा होगा ना, ऐसे वो घुमाने का रहता है शटर, तो उससे धीरे धीरे शटर ऊपर भी जाता है, और ऐसे घुमाओ तो धीरे धीरे वो शटर नीचे, दैट इज कॉल्ड एज लीवर, राइट। यानी लीवर इज समथिंग, मैं फिजिक्स के लीवर की बात कर रहा हूं, फिजिक्स का लीवर इज समथिंग दैट मेक्स योर लाइफ इजी, दैट मेक्स योर लाइफ इजी। क्योंकि अभी अगर आप वो लीवर नहीं लगाओगे तो रोज शटर को ताकत से ऊपर और ताकत से नीचे लाना पड़ेगा, आपने देखा होगा। लेकिन जब वो लीवर वाला काम रहता है तो बंदा मुस्कुराते हुए वो लीवर ऐसे घुमाता जाता है, राइट। जैसे गियर वाली साइकिल में कैसे फटाफट 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 अपने पैडल घूमते, ज्यादा लोड नहीं आता पांव पर, और बिना गियर वाली साइकिल में थोड़ा ज्यादा लोड देना पड़ता है। तो लीवर यानी हर वो चीज जो जिंदगी में आपका काम आसान करे, या मैं इसको टेक्निकल भाषा में बोलूं तो जितने आप एफर्ट लगाते हो और उससे जो रिजल्ट मिलता है, क्या उतने एफर्ट लगाने पड़ते हैं, कम एफर्ट में ही वो रिजल्ट मिल जाता है, कम एफर्ट में ही वो रिजल्ट मिल जाता है। या दूसरे शब्दों में कहूं कि अगर आप उतना ही एफर्ट लगा दोगे तो रिजल्ट ज्यादा मिल जाएगा। एक मिनट समझे आप मेरी बात, जैसे अपन गियर वाली साइकिल चला रहे हैं, बिना गियर वाली साइकिल में जितनी ताकत लगानी रहती ना, अगर उतनी ताकत आपने गियर वाली साइकिल में चलाई में लगाई तो आप उतना आगे बढ़ोगे या ज्यादा आगे बढ़ जाओगे, ज्यादा आगे बढ़ जाओगे, राइट। सो लेवरेज इज समथिंग, या लीवर इज समथिंग जिसमें कि आप जो एफर्ट लगाते हो उतना रिजल्ट मिलता है या ज्यादा रिजल्ट मिलता है, ज्यादा रिजल्ट। या अगर आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं चाहिए, उतना ही रिजल्ट चाहिए, तो आपको एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज लेवरेज, राइट। ठीक है सर, अभी आपने बायोलॉजी समझा दिया लीवर, फिर आपने वो फिजिक्स का लीवर समझा दिया, हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आखिर लिवरेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आखिर लिवरेज क्या कर रहा है, मतलब ये क्या है। तो दोस्तों लेवरेज का सिंपल सा मीनिंग होता है, लेवरेज सिंपली टेल्स यू कनेक्शन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स। आप एग्जाम में क्या चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो,
यस, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, हाँ, लेकिन आप किसकी दुआ करोगे कि हे भगवान हमें कुछ लिवरेज दे दे। लिवरेज दे दे का मतलब है कि सपोज करो कि मुझे 60% मार्क्स लाने, तो मुझे एफर्ट 60% नहीं करने पड़े, हे भगवान कुछ ऐसा कर कमाल कि 40% एफर्ट में ही कितना रिजल्ट मिल जाए, 60% रिजल्ट मिल जाए। होता है ना बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करके भी पूरा कवर कर लेते, तो उनको भी क्या कहते हैं, लिवरेज कहते हैं। लिवरेज यानी कि कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट, राइट, मतलब जितना एफर्ट उतना रिजल्ट, या जितना एफर्ट उससे ज्यादा रिजल्ट, जितना एफर्ट उससे ज्यादा रिजल्ट इज कॉल्ड एज लेवरेज। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, हम यहां पर अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेवरेज समझ रहे हैं, वो मैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा। सबसे पहले आप यहां पर तीन तरह के लेवरेजेस पढ़ लीजिए। सबसे पहला लेवरेज कौन सा है? ऑपरेटिंग लेवरेज। दूसरा है फाइनेंशियल लेवरेज, और तीसरा क्या है? कंबाइंड लेवरेज। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, क्या मुझे आपको तीन तरह के लेवरेज समझाने या दो समझाने? बस दो समझाने। कौन कौन से दो समझाने? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, क्योंकि तीसरे वाले का नाम ही क्या है? कंबाइंड लेवरेज। तो मुझे बस क्या बोल देना है कि ये दोनों को कंबाइन कर लो, तो वो बन गया तीसरा लेवरेज। इज दैट क्लियर? ओके, तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमें दो तरह के लेवरेज समझने, वन इज ऑपरेटिंग लेवरेज, अनदर इज फाइनेंशियल लेवरेज। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ ऑपरेटिंग लेवरेज। मैं आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज समझा रहा हूं कि ऑपरेटिंग लेवरेज आखिर क्या होता है। थ्री इडियट्स, आमिर खान, रेंचो, है ना, फरहान, है ना, और रस्तोगी, है ना, रस्तोगी था ना, हाँ हाँ, ओके ओके। ये रहे दोस्तों वो तीन दोस्त। ओके, ऑल इज वेल। अब दोस्तों इन तीनों के बारे में देखना क्या हुआ। इन तीनों ने मिलकर एक प्लान सोचा कि यार जिंदगी में हमें कुछ बड़ा नाम करना है, कुछ बड़ा काम करना है, राइट। तो इन तीनों ने क्या किया, दिमाग, ये तीनों बैठे, कहां जाकर बैठते थे, इनका एक अड्डा था कॉलेज में, है ना, राइट, छत पे। वहां जाकर ये बैठे और इन तीनों ने दिमाग लगाया, यार क्या करना चाहिए, यार क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। नए 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 इन्होंने बिजनेस सोचे, बिजनेस सोचे, बिजनेस सोचे, पर हर किसी में बिजनेस में देखा यार इस बिजनेस में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है और ये बिजनेस तो हमसे नहीं हो पाएगा, इन सो ऑन। और बैठे बैठे ऐसे 2 3 4 5 रातें हो गई ना, रात को ही बैठते थे ये लोग तो इनके अड्डे पर, है ना। ऐसे 4 5 रातें हो गई, अब जाकर इनको एक आइडिया आया। इन्होंने कहा इंडिया में एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ दो ही कंपनीज ऑपरेट कर रही, इंडिया में, पूरे इंडिया में एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ दो कंपनीज ऑपरेट कर रही है, और ये बिजनेस है सॉफ्ट ड्रिंक का। और जो दो कंपनीज ऑपरेट कर रही वो दोनों भी विदेशी कंपनीज है ना। एक तो हो गई कोका कोला और दूसरी है पेप्सी। इसके अलावा और कोई तीसरा नाम अभी सुनने में नहीं आ रहा है, और है भी तो बहुत ही छोटा मोटा नाम है, कैंपा कोला जैसा बहुत छोटा नाम है। और ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं पर भी चल जाओ, सिर्फ दो ही सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, एक तो है कोका कोला और दूसरी क्या? पेप्सी। तो इन्होंने कहा यार ऐसी भी क्या बात है, इट इज जस्ट अ सॉफ्ट ड्रिंक, वी कैन ऑल्सो मेक अ सॉफ्ट ड्रिंक। अच्छा मालूम है ये वो उस बॉटल के लेते कितने? 50 रुपीज, 70 रुपीज, 80 रुपीज, 100 रुपीज। और इसके अंदर होता क्या है? एक तो कॉन्सेंट्रेट होता है, कुछ कॉन्सेंट्रेट आपको मालूम होगा, इनका सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज का एक फॉर्मूला रहता है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला रहता है, राइट। वो कॉन्सेंट्रेट होता है और कॉन्सेंट्रेट को पानी के साथ मिक्स करते हैं और वो सॉफ्ट ड्रिंक बन जाता है ना। सपोज करो कि ये वो बॉटल बेचते हैं 50 रुपीज में, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, कितने रुपए में बेचते हैं? 50 रुपीज में। आपको मालूम है इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी आती है? 10 रुपए। 10 रुपए। मालूम है इनका सारा खर्चा कहां होता है? मार्केटिंग में। जो भी अपन देखते हैं, अपन वर्ल्ड कप देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वहां कोको कोला आ ही जाता है ना। और वो डर के आगे जीत है, मतलब ये सब इस पे ही खर्चा करते हैं मार्केटिंग पे, और जोर शोर से मार्केटिंग करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, उस पे जाकर इनका ज्यादा खर्चा होता है। तीनों दोस्त ने पता है मिलकर क्या प्लान बनाया कि क्यों ना हम एक काम करें, साइंस फील्ड से तो हम है ही सही, क्यों ना हम एक काम करें, हम सॉफ्ट ड्रिंक का कॉन्सेंट्रेट बनाए और एक सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी शुरू कर ले। वैसे पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? पॉसिबल तो सब कुछ है यार दुनिया में, और कर सकते हैं जब तीन दोस्त है तो। तो इन तीनों ने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करना
चालू करें। यानी सबसे पहले तो इन्होंने वो जो सॉफ्ट ड्रिंक है ना उसको टेस्ट करा कि उसमें क्या टेस्ट आ रहा है, और ये टेस्ट आखिर कैसे बनता है, किन किन मटेरियल से या किन किन केमिकल को या किन किन फूड आइटम्स को मिक्स करके या किन किन फ्रूट के जूस से या किन किन चीजों को मिक्स करके टेस्ट बनता है, राइट। उन्होंने बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करे रॉ मटेरियल के, केमिकल्स के, सो ऑन, और फिर उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया, इन्होंने भी इसको नाम दिया सीक्रेट फॉर्मूला। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया जिसका लगभग टेस्ट कोको कोला के बराबर बैठ रहा था। इनफैक्ट कभी कभी तो ये बनाते तो एक्सपेरिमेंट होता है, कभी कभी तो इनका कहना है कि कोको कोला को भी पीछे छोड़ देंगे। अब इनका कहना है कि यार ये अपन ने तो सीक्रेट फॉर्मूला बना लिया, हमने तो इसको कम से कम 1000 बार एक्सपेरिमेंट करा है, तो अब तो हमें वो टेस्ट ही बिल्कुल सेट हो गया, लेकिन अपने को कैसे पता चलेगा कि पीपल विल लाइक दिस टेस्ट और नॉट। बताइए दोस्तों, फिर इन्होंने क्या किया होगा, पूरे कॉलेज में जाकर इन्होंने वो जो मिलीमीटर था ना, सेंटीमीटर मिलीमीटर, उससे बोला जाकर तू पूरे कॉलेज में, वायरस को मत पता चलने देना, बाकी पूरे कॉलेज में जाकर दौड़ता हुआ जाओ और अनाउंसमेंट कर दे कि फ्री में सॉफ्ट ड्रिंक पिलाया जा रहा है, और बस सबको टेस्ट करना, टेस्ट करके बताना है इसका फीडबैक कि इसमें क्या प्लस है क्या माइनस है। अब जब इतने सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स उसको टेस्ट करेंगे तो हर किसी का फीडबैक आएगा, लाइकिंग्स आएंगी, डिसलाइकिंग्स आएंगी, इंप्रूवमेंट का आइडिया आ जाएगा। यस, इन्होंने ऐसा ही करा, पहले फ्री में सबको पिलाया, सबको पिलाया, सबको टेस्ट समझ में आया, किसी को अच्छा लगा, किसी को ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट, इसमें थोड़ा सा ऐसा टेस्ट और होना चाहिए, थोड़ा स्वीट ज्यादा हो रहा है, इसका सावर टेस्ट करो, इन सोन, ऐसे फीडबैक आया। और इस फीडबैक के बाद वापस से उन्होंने इसको इम्प्रोवाइज किया एंड दे केम अप विद अ सीक्रेट फॉर्मूला। इन तीनों ने कहा दैट्स अ बिग बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है सॉफ्ट ड्रिंक का। आप समझ रहे हो क्या कितना बड़ा बिजनेस है यार। सिर्फ 2 कंपनीज है जो पूरी दुनिया की 800 करोड़ की आबादी, पूरे वर्ल्ड की 800 करोड़ की आबादी, सिर्फ 2 कंपनीज है जो बिजनेस कर रही है। आपने देखा होगा, हम मूवी भी देखने जाते हैं तो जैसे इंटरवल होता है, सॉफ्ट ड्रिंक जो मिलता है वो यही मिलता है, कोको कोला, पेप्सी, दैट्स इट। इन्होंने कहा दैट्स अ वेरी बिग बिजनेस और हम इसको मास स्केल पर लेकर जा सकते हैं, बट नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर हमें बिजनेस को स्केल पर लेकर जाना है, बड़े स्केल पर लेकर जाना है, तो वी नीड मशीन्स। क्योंकि अभी तक तो हम कॉन्सेंट्रेट कैसे खुद से बना रहे थे, क्योंकि हम छोटा मोटा क्वांटिटी बनाते थे, लेकिन अगर बल्क में करना है तो वी नीड मशीन्स। इन तीनों ने कहा यार हम मशीन कहां से खरीदे, तो तीनों ने थोड़ा सा इंटरनेट पर तलाश करी है वो, और इनको पता चला चाइना। चाइना में एक ऐसी सिटी है, वहां अगर जाएंगे तो वहां इस तरीके की हमें मशीन्स मिलने की उम्मीद है। तीनों ने दोस्तों चाइना का टिकट बुक करवाया। ये तीनों अब पहुंच गए कहां पर, चाइना, शंघाई पहुंच गए, और वहां जाकर वो जो पता था उस पते तक पहुंच गए। बट अब एक प्रॉब्लम, वो जो बंदा था वो बोलता था चीनी, और ये तीनों बोलते थे हिंदी इंग्लिश। प्रॉब्लम ये आ गई कि अब उससे कम्युनिकेट कैसे करें। तो इधर रैंचो ने आइडिया दिया, आमिर खान ने आइडिया दिया कि क्यों ना अपन गूगल ट्रांसलेटर ऑन कर लें। ये जो बोलेगा वो चीनी में बोलेगा, बट चीनी से अपन इसको ट्रांसलेट कर लेंगे इधर इनटू इंग्लिश और हिंदी, और हम जो बोलेंगे वो इंग्लिश हिंदी में उसको ट्रांसलेट करवा देंगे चीनी में। किसी तरीके से काम तो निकालना ही है, क्योंकि मशीन लेकर हमें घर जाना है, राइट। उस बंदे को इनकी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, लेकिन देखना क्या हुआ। उस बंदे ने कहा सर आपके पास 3 ऑप्शंस, आपके पास 3 ऑप्शंस, यानी जो जिस तरह की आप मशीन चाह रहे हो ना, आपके पास जो आप गुड्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हो उसके लेकर आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप कोई मशीन नहीं खरीदे, आप कोई मशीन नहीं खरीदे, आप सारा काम मैन्युअली करें। मैन्युअली ही करें मतलब आप तो मालिक लोग हैं, आप अपने अंडर में लेबर रखते जाओ और लेबर से प्रोडक्शन करवाते जाओ, करवाते जाओ, करवाते जाओ, यानी विदाउट मशीन आपका काम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन मालूम है क्या था, कि एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले लो। कैसी मशीन, सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक यानी आधा काम वो कर देगी मशीन, बचा हुआ आधा काम आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन है कि आप एक काम करो, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, फुली ऑटोमेटिक मशीन ले लो, और फुली ऑटोमेटिक मशीन में आपको ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ भी खास नहीं करना पड़ेगा, सारा काम जैसे आपने देखा होगा ना फैक्ट्री कैसी मैकेनाइज्ड होती है, बस रॉ मटेरियल डाला वो खुद ही सारा प्रोडक्शन करती जाती है और पैक करके बाहर निकाल देती, राइट। तो 3 तरह के ऑप्शन इनके सामने आ गए, राइट। पहला ऑप्शन क्या है, जिसमें मशीन की जरूरत है या मशीन की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अब जब मशीन ही नहीं है तो मशीन से रिलेटेड कोई भी फिक्स कॉस्ट होगी क्या, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, मेंटेनेंस हुआ, कुछ भी होगा क्या, नहीं। लेकिन सारा काम कौन करेंगे, लेबर। कॉस्ट कितनी बैठेगी, 25 रुपीज पर यूनिट। अच्छा लेबर की कॉस्ट फिक्स होती है वेरिएबल,
वेरिएबल, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा लेबर रखेंगे, कम प्रोडक्शन उनको बाहर कर देंगे, कम। इज दैट क्लियर? ओके। लेकिन मशीन ऐसा हो सकता है क्या? मशीन का तो जो खर्चा है सो उठाना ही है। ओके। दूसरा ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन क्या बोला, नो मशीन, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में कुछ खर्चे आएंगे, वो फिक्स होंगे, फिर आप प्रोडक्शन करो तो भी लगेंगे और प्रोडक्शन नहीं करोगे तो भी लगेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। हाँ, और तीसरा ऑप्शन मैंने क्या बोला था, फुली ऑटोमेटिक मशीन, जो दनादन दनादन प्रोडक्शन करती जाएगी, राइट। अच्छा, आप अगर फुली ऑटोमेटिक मशीन खरीदोगे तो जितनी फिक्स कॉस्ट यहां लग रही है सेमी ऑटोमेटिक में, उतनी फिक्स कॉस्ट लगेगी, या फुली ऑटोमेटिक में तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ज्यादा। लेकिन फायदा आपको मालूम है क्या मिलेगा, कि जो वेरिएबल कॉस्ट है फिर वो कम लगेगी, क्योंकि लेबर का काम बहुत कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी क्या आप ये तीन प्रपोजल यहां पर समझ गए हैं, कि यहां फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं लगेगी लेकिन वेरिएबल ज्यादा लगेगी, यहां वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी यहां फिक्स कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन जितनी यहां वेरिएबल लग रही है उससे कम लगेगी, और यहां फिक्स कॉस्ट सबसे ज्यादा लगेगी लेकिन वेरिएबल कॉस्ट सबसे कम लगेगी। अब ये जो तीनों दोस्त हैं ये चाइना में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि फिर यार कौन सा वाला ऑप्शन अपन अपनाए, विदाउट मशीन चले एज इट इज वापस, सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीद कर चलें वापस, या फिर फुली ऑटोमेटिक मशीन खरीद कर चलें वापस। तीनों के बीच में बात होने लगी, और तीनों के बीच में वो जो बातचीत है उसने कब लड़ाई का रूप ले लिया मालूम ही नहीं चला, तीनों के बीच में घमासान हो गया। ये जो बंदा है, ये पहला बंदा, इसका क्या नाम है, रस्तोगी, ये क्या बोलता है, भाई मैं तो नो मशीन वाले ऑप्शन पर जाऊंगा, अपने को कोई मशीन नहीं खरीदनी। बाकी दो ने पूछा यार ऐसा क्यों बोल रहा है, यार अपन तो मशीन खरीदने आए थे यहाँ पर। उसने क्या बोला, माँ के लिए नई साड़ी खरीदना है, बहन की शादी करनी है, मैं फिक्स कॉस्ट का बोझ नहीं उठा सकता, कल को मान ले बिजनेस नहीं चला तो अपना तो मशीन खरीदा हुआ पैसा चला जाएगा, मैं तो कोई मशीन नहीं खरीदा ना, ऐसे ही करता था ना मूवी में, नहीं 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 ये आइडिया मुझे पसंद नहीं है, राइट। ये जो दूसरा बंदा है, क्या नाम है इसका, फरहान, राइट। ये जो रेंचो है, इसने फरहान को बोला, रेंचो ने बोला भाई फुली ऑटोमेटिक मशीन खरीदते, भाई फुली ऑटोमेटिक मशीन खरीदते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑल इज वेल, तू चिंता मत कर, अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जिस दिन प्रोडक्शन बढ़ेगा ना उस दिन तू मुझे थैंक यू बोलेगा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, लेकिन ये एक बार की फिक्स कॉस्ट लग रही, फिर इसके आगे तू ये तो देख कि वेरिएबल कॉस्ट यहां पर कितनी कम है। तो ये जो फरहान है इसने डरते डरते बोला, देख मैं रस्तोगी जैसा तो नहीं हूं, मैं बिना मशीन वाले ऑप्शन पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं फुली ऑटोमेटिक मशीन पर नहीं जाऊंगा, मैं किस पर जा रहा हूं, सेमी ऑटोमेटिक। यहां पर रेंचो ने बोला भाई भाई अपन एक काम करते हैं, फुली ऑटोमेटिक मशीन पर जाते हैं। फरहान ने बोला अब्बू नहीं मानेंगे। रेंचो ने बोला तुम दोनों क्या कर रहे हो यार, ऑल इज वेल, अपन फुली ऑटोमेटिक मशीन पर चलते हैं। इन तीनों में बन रही है नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। वो जो बंदा है रस्तोगी वो क्या बोलता है, मुझे कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं करना है, मैं तो किस पर जा रहा हूं, नो मशीन। फरहान बोलता है अब्बू नहीं मानेंगे फुली ऑटोमेटिक मशीन के लिए, मुझे थोड़ा बीच में ही सेटल होना पड़ेगा, किधर, सेमी ऑटोमेटिक। और ये रेंचो क्या बोलता है, ऑल इज वेल, उड़ती हवा सा था वो, और उसने कहा नहीं अपन फुली ऑटोमेटिक मशीन खरीदते। अब बताओ क्या होगा, नहीं कुछ होगा ही नहीं ना। आपने सही बोला कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन हम तो है ही नहीं वहां चाइना में। तो अब इन तीनों के बीच में झगड़ा हो गया, तीनों ने ऐसी ऐसी लाइन खींच दी, और तीनों ने बोला अब से हम तीनों की राहें अलग। यानी कि रस्तोगी कहता है देखो फॉर्मूला सबके पास सेम है, उस फॉर्मूले में किसी एक का हक नहीं है, तीनों का हक है। तेरे पास भी ये फॉर्मूला, तेरे पास भी ये फॉर्मूला, और मेरे पास भी ये फॉर्मूला। एक काम करते हैं, जिसको जैसा जमता वैसा करते हैं। रस्तोगी ने बोला मैं तो चला इंडिया, और मैं वहां बिना मशीन के प्रोडक्शन करूंगा, और बिना मशीन के मैं प्रोडक्शन करूंगा, मेरा बस वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, मेरा फिक्स कुछ भी नहीं। इधर अब्बू नहीं मानेंगे वाला क्या बोलता है कि मैं तो कि मैं तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदकर चाइना से जाऊंगा, और मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी रुपीस लगेगी, 10,000, और वेरिएबल कितनी लगेगी, 15 पर यूनिट।
ऑल इज वेल वाला क्या बोलता है, मैं तो फुली ऑटोमेटिक मशीन बुक करवा रहा हूं जिससे मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी 20,000, लेकिन उधर देख रहे हो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी 5। तीनों ने कहा ठीक एक महीने बाद इसी जगह पर, ठीक एक महीने बाद इसी जगह पर हम तीनों फिर से मिलेंगे और देखेंगे कि कौन कितना जिंदगी में आगे जाता है, कौन ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। अब इन तीनों ने दोस्तों बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। तीनों एक ही बिजनेस कर रहे हैं, क्या, सॉफ्ट ड्रिंक का। तीनों वही प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं। यानी क्या ऐसा होगा कि जनता बोलेगी कि इसका प्रोडक्ट अच्छा उसका प्रोडक्ट खराब है? तीनों का प्रोडक्ट तो एक जैसा है, तीनों का प्रोडक्ट तो एक जैसा है, राइट। अब हमें यह देखना है कि आखिर ये जो अलग अलग अवतार में ये तीनों लोग आ गए, तीनों अलग अलग अवतार में आ गए, आखिर इन तीनों के अलग अलग अवतार की वजह से आखिर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहला महीना था दोस्तों इनका, इसने कितनी यूनिट सेल करी, 1000 यूनिट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक इसने सेल करी। किसने, राजू, अच्छा राजू रस्तोगी, ओके। इसने 1000 यूनिट सेल करी। फरहान आया वहां पर छत पर और उसने बोला मैंने भी कितनी यूनिट सेल करी, रेंचो ने बोला मैंने भी कितनी यूनिट सेल करी, 1000। यानी देखा जाए तो जो तीनों ने प्रोडक्ट की यूनिट्स बेची है वो अलग अलग है, वो सेम है, वो सेम है। लेकिन आप अपने जनरल नॉलेज से बताइए कि क्या इन तीनों की जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो सेम आएगी या अलग आ सकती है, अलग आ सकती है। इज दैट क्लियर? ओके, तीनों ने कंपेयर किया। सबसे पहले हम आ रहे कहां पर, सिचुएशन 1 पर, व्हेन देयर इज नो फिक्स कॉस्ट बट देयर इज अ वेरिएबल कॉस्ट, राइट। मैं यहां पर ये जो हाईलाइटेड कॉलम है ना, सिर्फ हाईलाइटेड कॉलम पर फोकस करूंगा, अभी नेक्स्ट कॉलम पर फोकस नहीं कर रहे। ओके, कितने कोल्ड ड्रिंक बेचे, सपोज करो कि इन तीनों ने सेलिंग प्राइस कितनी रखी, क्योंकि 50 रुपीज में तो कोको कोला वाला ही देता है, इनको तो उससे कम में देना पड़ेगा, 30। कितना आया सेल्स, 30,000। वेरिएबल कॉस्ट इसकी किस हिसाब से लगेगी, मल्टीप्लाइड बाय कितने रुपीस है वेरिएबल कॉस्ट, कितना आता है कंट्रीब्यूशन, बोलते चलना है ना, 5000। इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 0, राइट। तो ये आगे इसकी फिक्स कॉस्ट 0, यानी कि इसका ऑपरेटिंग इनकम कितना आ गया, 5000 रुपीज आ गया इसका ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोलते हो, राइट। तो यहां पर ये जो राजू रस्तोगी इसने रखे, ये रहे मेरे 5000 रुपए, मैंने 5000 रुपए कमाए, राइट। ओके, फरहान के लिए कर लेते हैं कैलकुलेशन। ओके, इसने भी कितनी यूनिट्स बेची है, एट द रेट ऑफ, यानी इसका भी 30,000 रुपीज का रेवेन्यू, लेकिन इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी, 15 पर यूनिट इन 2000, 15,000। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, है ना, 30,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ गया 15,000। अच्छा, इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी, 10,000। 10,000 माइनस कर ली फिक्स कॉस्ट, कितना आ रहा है ऑपरेटिंग इनकम, 5,000, राइट। तो ये जो राजू रस्तोगी उसकी तरफ देखता है, देखा मेरा भी 5,000 और तेरा भी 5,000, राइट। अब इधर से ये आया रेंचो 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30, कितना 30,000, लेकिन इसका वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ कितना लगेगा 5 पर यूनिट इनटू 1000 यूनिट्स, कितना 5000। कितना आता कंट्रीब्यूशन, लेकिन फिक्स कॉस्ट कितनी 20,000। इसका भी प्रॉफिट कितना 5,000। यानी देखा जाए तो क्या तीनों का प्रॉफिट डिफरेंट आया या तीनों का प्रॉफिट यानी वही ऑपरेटिंग इनकम यानी वही ईबीआईटी सेम आया, सेम आया। तीनों के बीच में कोई जीता कोई हारा या टाई ब्रेकर हो गया, टाई ब्रेकर हो गया। वापस से पिक्चर में इन तीनों पे फोकस, तीनों ने कहा एक काम करते हैं, वापस से हम अगले महीने, और तारीख लिख दी उन्होंने दीवार पर, राइट। वापस से हम अगले महीने इसी तारीख को मिलेंगे और देखते हैं कि फिर कौन जीतता है कौन हारता है। अब इन दोनों ने क्या करा, एफर्ट्स लगाने शुरू किए, राइट। एफर्ट्स लगाने शुरू करें यानी का मतलब क्या है कि अभी इन्होंने कितनी कितनी यूनिट्स बेची थी, तीनों ने 1000 यूनिट्स बेची थी तीनों ने, और जोर शोर से मेहनत करनी शुरू करी। और इस बार अगले महीने इनका सेल्स 20% से बढ़ गया। लेकिन क्योंकि तीनों मेहनत कर रहे थे तो इसका भी सेल 20% बढ़ा, इसका भी सेल 20% बढ़ा और इसका भी सेल 20% बढ़ा। यानी कितनी यूनिट्स हो गया आप तीनों का सेल्स, 1200, 1200 और 1200, राइट। तो अब इसका भी सेल हो गया 1200, इसका भी सेल हो गया 1200 और इसका भी सेल हो गया 1200। सबसे पहले इसने पत्ते खोलने शुरू करे, इसने बोला 1200 यूनिट्स पर 30 के हिसाब से मेरा सेल्स कितना 36,000। 1200 ही यूनिट्स पर मेरी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 25 के हिसाब से, कितनी है ना, 1200 इंटू 25 यही होता है ना, यस। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आया
क्या इसकी कोई फिक्स कॉस्ट है? तो इसका ऑपरेटिंग इनकम कितना आया? अब ये बोलता है देखा तुम लोगों ने, मेरी इनकम जो पहले 5000 थी वो कितनी हो गई 6000, यानी कितनी परसेंट से मेरी इनकम बढ़ी है? 20% से बढ़ी ना इनकम। पहले इनकम 5000 थी, इस बार कितने कमाए? 6000 रुपए कमाए, राइट? ओके। फरहान, फरहान ने अब 1000 की जगह कितना यूनिट्स का सेल कर दिया? 1200। तो 1200 इंटू कितना करेंगे? 1200 इंटू 30 ना, 36,000 आएगा। और वेरिएबल कॉस्ट के लिए 1200 इंटू कितना करेंगे? कितना होता है? 18,000। यानी इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 18,000, राइट? अच्छा, फिक्स कॉस्ट इसकी कितनी है? क्या वो सेल्स के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी, या उसका तो नाम ही फिक्स है? नाम ही फिक्स है, तो ये 10,000 लगेगी। इसका ईबीआईटी कितना आ गया? और ये खुशी के मारे जोर से उछला, उसने कहा वाओ देख मेरा ऑपरेटिंग इनकम कहां पहुंच गया 5000 से 8000। और देख राजू रस्तोगी, तूने कितनी मेहनत करी जिंदगी में, तूने 20% एफर्ट लगाया। तूने कितना एफर्ट लगाया? एफर्ट लगाया 20%। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तेरा सेल्स बढ़ा है, मतलब तूने एफर्ट ही लगाया होगा, मेहनत करी होगी, मार्केटिंग करी होगी, प्रमोशन किया होगा, तूने 20% एफर्ट लगाया। तुझे रिजल्ट, यानी जो तेरी ऑपरेटिंग इनकम है, तुझे जो रिजल्ट मिला वो कितना मिला? 20%। लेकिन देख मुझे, देख तो इस फरहान को कि इसने एफर्ट कितना लगाया? वही 20% ही एफर्ट लगाया है ना, क्योंकि इसका भी तो सेल कहां से कहां पहुंचा? 1000 से कहां पहुंचा? 1200, राइट? इसका भी सेल 1000 से 1200 पहुंचा। लेकिन इसको जो रिजल्ट मिला है, इसकी इनकम 5 से 6 हुई या 5 से सीधा 8 हो गई? 5 से सीधा 8 हो गई। अब आप बताओ यार, इंसान जो पिछले महीने तक 5000 कमा रहा था, अभी कितना कमाने लग गया? 8000, मतलब 3000 रुपए ज्यादा कमाने लग गया। मतलब कितना परसेंट ज्यादा कमाने लग गया? 60%। यानी एक बात बताओ, फरहान ने जितनी मेहनत करी, मेहनत यानी एफर्ट, उतना उसे परिणाम मिला, रिजल्ट मिला, या बढ़ चढ़कर? बढ़ चढ़कर। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि जितनी मेहनत करी उसका कितना गुना परिणाम मिला है? 3 गुना। यार 20% एफर्ट लगाया और बंदा 60% मार्क्स लेकर आ गया, मतलब क्या बोलेंगे भाई, तू जितनी मेहनत करता उसका 3 गुना नंबर लेकर आता है। तूने 20% इधर एफर्ट लगाया, तुझे रिजल्ट कितना मिला? 60%। अब पिक्चर में कौन आया? फ्रेंच। उसने कहा एक मिनट, हाँ तुम दोनों, मेरा भी सेल कितना है? 1000 से कितना? 1200। तो 1200 रुपीज को 30 रुपीज की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने रुपीज का सेल्स आएगा? 36,000। तो इधर राजू रस्तोगी में हाँ हाँ, तो इसमें क्या बात है, मेरा भी सेल 36 है, वो तो हम सबका ही सेल्स 36,000 है। तो आगे बता तूने ऐसा क्या नया किया? तो इसने बोला देखो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 1200, कितने रुपीज वेरिएबल कॉस्ट? 6000। कितना आता है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन? 30,000। मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 20,000। 20,000। मेरा ईबीआईटी कितना है? 8,000। हाँ राजू क्या बोल रहा था, तेरा कितना है? 6। फरहान तू बहुत तेज चल रहा था, कितना था तेरा? 8। मेरा कितना है? 10,000, है ना? इतने में इस भाई ने तो ना ऐसे हाथ जोड़ लिए, और वो क्या करते थे, वो तुस्सी ग्रेट हो, है ना? ओके। तो 10,000 हो गया, मतलब आप इस पर फोकस करना है यार, 1 मिनट। 1000 से इसका सेल्स तो 1200 यूनिट्स पर पहुंचा, यानी भाई ने एफर्ट कितने लगाए हैं? अरे भाई ने एफर्ट कितने परसेंट लगाए हैं? 20% एफर्ट लगाए, लेकिन भाई का रिजल्ट देख रहे हो? 100%। इसकी इनकम सीधे डबल हो गई। 5000 की इनकम कितनी हो गई है? 10,000। इसको जो रिजल्ट मिला है वो डबल मिला है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा जादू हो कैसे रहा है? तो इन दोनों ने, मतलब इन दोनों में से भी खास करके तो राजू रस्तोगी ने बोला भाई तुम लोग तुस्सी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। और मुझे बताओ कि आखिर ये जादू तुम लोगों ने किया कैसे? मैंने तो जिंदगी में 20% एफर्ट लगाए, और मुझे जो रिजल्ट मिला वो कितना मिला? 20%। लेकिन तुम लोगों ने जितने एफर्ट लगाए उतना रिजल्ट मिला, या जितने एफर्ट लगाए उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट मिला? कई गुना ज्यादा रिजल्ट मिला। बाबा बताओ कि ये कैसे किया तुमने? तो ये जो रणछोड़ दास बाबा हैं, इन्होंने बताया कि ये सब क्यों हो रहा है। बताइए दोस्तों क्यों हो रहा है? फिक्स कॉस्ट की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है?
फिक्स कॉस्ट। ये सारा खेल मालूम है क्यों हो रहा है? फिक्स कॉस्ट की वजह से। मैं यहां पर फरहान वाले एग्जाम्पल को वापस से रिहर्सल कर रहा हूं। 20% से सेल्स का वॉल्यूम बढ़ा, तो आप देख पा रहे होंगे कि 20% से ही सेल्स बढ़ा है। देख पा रहे हो कि जो सेल्स बढ़ा है वो कितना बढ़ा है? 20% ही बढ़ा है ना। 30% का जो सेल्स है वो कितना हो गया? 36,000। अच्छा, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 15,000 से कितनी हो गई? कितनी परसेंट बढ़ी? 20% बढ़ी। कंट्रीब्यूशन भी तो 15,000 से कितना हो गया? 18,000, यानी कितना परसेंट बढ़ा? 20%। लेकिन क्या फिक्स कॉस्ट बढ़ी? नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 20% बढ़ी और शूटअप हो गई। शूटअप हो गई। अगर ये जो फिक्स कॉस्ट है, बहुत ध्यान से इस सेंटेंस को सुनना, अगर ये जो फिक्स कॉस्ट है ये भी सेल्स के साथ साथ बढ़ती, तो फिर यहां पर ऐसा कोई शूटअप नहीं होता। एक बार करके देख लेते। फिक्स कॉस्ट अभी कितनी है? सेल्स अगर 20% से बढ़ी और 2 मिनट के लिए मान लो कि फिक्स कॉस्ट भी 20% से बढ़ जाती, तो कितनी हो जाती फिक्स कॉस्ट? 12,000। कितना आता? 6,000। कितने परसेंट की बढ़त दिखती? 5 से 6 हुआ, मतलब कितना परसेंट बढ़ा? 20%। यानी आप समझ रहे हो कि ये जो चमत्कार हो रहा है, चमत्कार वर्ड था ना मूवी में, ये जो चमत्कार हो रहा है, ये चमत्कार किसकी वजह से हो रहा है? फिक्स कॉस्ट की वजह से। फिक्स कॉस्ट क्या सेल्स के साथ साथ बढ़ती है? नहीं बढ़ती। क्या फिक्स कॉस्ट सेल्स के साथ साथ बढ़ती है? नहीं बढ़ती। अगर बढ़ती तो ये चमत्कार हो पाता? नहीं हो पाता, राइट? तो क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेल्स के बढ़ने के साथ साथ नहीं बढ़ती, वहीं रुक जाती, तो इसलिए जो नीचे वाला नंबर है कौन सा? ईबीआईटी, ये ज्यादा आता है और इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या कहते हैं हम इसे? ऑपरेटिंग लेवरेज। कि बिजनेस ऑपरेशंस में जब हमारा स्केल बढ़ा यानी सेल्स बढ़ा, तो जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है वो उतनी बढ़ी जितना हमारा बिजनेस बढ़ा, या उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ गई? उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ गई। और इस चमत्कार को ही दुनिया क्या कहती है? ऑपरेटिंग लेवरेज। एक बात बताना, क्या ये जो राजू रस्तोगी है इसे कोई एडवांटेज है या इसे कोई एडवांटेज नहीं है? एडवांटेज नहीं है। ये बंदा ना जिंदगी में जितना एफर्ट करेगा ना, जितनी मेहनत करेगा ना, बस उतना ही फल पाएगा। ये बंदा एडवांटेज नहीं। एडवांटेज मतलब किस्मत। देखो यार, दो 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 चीजें होती है, एक होती है मेहनत, दूसरी होती है किस्मत। क्या इसकी किस्मत है? राजू रस्तोगी की किस्मत है क्या? नहीं है। ये जितने एफर्ट लगा रहा है उतना ही रिजल्ट मिल रहा है। मतलब जो ये कमा रहा है किस्मत का कमा रहा है, मेहनत का ही कमा रहा है। मेहनत, इसने एफर्ट लगाया, इसको रिजल्ट मिला, पर जितना एफर्ट लगाया उतना ही रिजल्ट मिला। यानी किस्मत ने साथ दिया, किस्मत का तो कोई रोल ही नहीं है। किस्मत का कोई रोल नहीं। लेकिन ये जो फरहान है इसने 20% लगाए एफर्ट्स, इसको रिजल्ट कितना मिला? बोल दो जल्दी, कितना परसेंट मिला? 60%। 60% से बढ़ गया ना इसका इनकम। और ये जो रेंचो है, ये कम पढ़ाई करता है फिर भी एग्जाम में ज्यादा नंबर लेकर आता है। ये 20% मेहनत करता है और रिजल्ट कितना लेकर आता है? 100% रिजल्ट लेकर आता है। अब आप मुझसे समझना चाह रहे हो कि सर ये तो हो गई 3 इडियट्स की कहानी। अब आप ये बताइए कि ऑपरेटिंग लेवरेज अल्टीमेटली है क्या? ऑपरेटिंग लेवरेज अल्टीमेटली है क्या? तो आप मुझसे ऑपरेटिंग लेवरेज की ऑफिशियल डेफिनेशन सुन लें। ऑपरेटिंग लेवरेज इज मैग्निफिकेशन ऑफ ईबीआईटी। क्या बोल दिया मैंने? ऑपरेटिंग लेवरेज इज मैग्निफिकेशन ऑफ ईबीआईटी, मतलब ईबीआईटी का बढ़ चढ़कर दिखना। और यहां पर यही हो रहा है ना, ईबीआईटी बढ़ चढ़कर ही दिख रहा है। सो ऑपरेटिंग लेवरेज इज मैग्निफिकेशन ऑफ ईबीआईटी। क्यों ईबीआईटी क्यों मैग्नीफाई हो रहा है? वहां 20% सेल्स बढ़ा तो ये 60% क्यों बढ़ा? वहां 20% सेल्स बढ़ा तो ये 100% क्यों बढ़ा? एक कारण बताओ कि क्यों ये मैग्नीफाई हो रहा है ईबीआईटी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी की वजह से हो रहा है? फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है ना, जैसे इसका हाल है ना, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो क्या कोई मैग्निफिकेशन है या बस जितनी चीजें उतनी दिख रही है? अरे यार वो मैग्नीफायर लेंस होता है, आपको मालूम है। जैसे मैं बिना मैग्नीफायर के देखूंगा तो मेरे को दिखेगा, दिखने मतलब दिखना बंद हो जाएगा, दिखेगा तो सही, दिखेगा पर उतना ही दिखेगा जितना। और मैंने मैग्नीफायर लगा दिया तो मुझे
बढ़ चढ़कर दिखेगा, यस। तो क्या यहां मैग्निफिकेशन है? राजू रस्तोगी में मैग्निफिकेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में फिक्स कॉस्ट ही नहीं है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज की ऑफिशियल डेफिनेशन में आपको एक सलंग बोल रहा हूं, एक सांस में। ऑपरेटिंग लेवरेज इज मैग्निफिकेशन ऑफ, ऑपरेटिंग लेवरेज इज मैग्निफिकेशन ऑफ ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग इनकम। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इन अवर कॉस्ट स्ट्रक्चर। जो भी हमारा कॉस्ट का स्ट्रक्चर है उसमें फिक्स कॉस्ट की मौजूदगी की वजह से मैग्निफिकेशन होता है। अब एक काम करो ना, मैं आपको ऐसा बोलता हूं, मान लो ये फिक्स कॉस्ट मैंने यहां से हटा दी। अब आप में से कोई मुझसे शर्त लगा रहा है कि मैग्निफिकेशन होगा? मैं शर्त लगा रहा हूं कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगा। देखना कैसे, यहां पे देखना, ध्यान देना। अपना कंट्रीब्यूशन कितना है? 15,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 0। तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा? ओके। क्या कोई मैग्निफिकेशन हुआ? यानी मैग्निफिकेशन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। इनफैक्ट एक और बड़ी बात बोल देता हूं क्योंकि आपको समझ में आ रहा है इसलिए। कोई फिक्स कॉस्ट नहीं, कोई मैग्निफिकेशन नहीं, थोड़ी फिक्स कॉस्ट, थोड़ा मैग्निफिकेशन, और ज्यादा फिक्स कॉस्ट तो ज्यादा मैग्निफिकेशन। इज दैट क्लियर? ओके। अब इसको ऐसे समझो ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने एक बिजनेस लगाया और मैंने उस बिजनेस में ना, मुझे पता था कि बिजनेस खूब चलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिक्स कॉस्ट खूब सारी ले लूंगा और वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी सी रखूंगा। किसी किसी थोड़ी सी, इतनी सी रखूंगा वेरिएबल कॉस्ट। मालूम है मुझे फायदा क्या होगा? जब मेरा बिजनेस बढ़ेगा, जब मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ग्रो करेगा, तो कौन सी कॉस्ट ग्रो करेगी? वेरिएबल कॉस्ट ग्रो करेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट है ही कितनी सी? इतू सी। तो मेरा कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, यस, पर फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी क्या मेरी? नहीं। तो मेरा ईबीआईटी जोर से बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो मेरी मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट है वो कौन सी? फिक्स कॉस्ट, और वो तो बढ़ती नहीं है, और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती तो है कितनी सी? इतनी सी। इज दैट क्लियर? यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ईबीआईटी। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ fixed cost. If there is no fixed cost, then is there any magnification? No, there is no magnification, right? और ये जो magnification का फीचर है ना, इसे ही हम लेवरेज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लेवरेज। क्योंकि लेवरेज का मैंने शुरुआत में जो आपको फिजिक्स में मीनिंग बताया था, क्या बताया था मीनिंग? लेवरेज से क्या होता है? जितना एफर्ट लगाते हैं उतना रिजल्ट मिलता है, ज्यादा रिजल्ट मिलता है, ज्यादा रिजल्ट, राइट? तो अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या कोई लेवरेज में है? नहीं है। नहीं है ना, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो कोई लेवरेज नहीं है। लेवरेज को आप ऐसा समझो एडवांटेज। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो कोई एडवांटेज नहीं है। बस हाँ, जितने एफर्ट लगाओगे उतना रिजल्ट आपको। देखो यार, कुछ लोग रहते जो मेहनत का कमाते हैं और कुछ लोग रहते जो किस्मत का कमाते हैं, राइट? तो यहां पर ये जो राजू रस्तोगी, क्योंकि इसकी कोई फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, तो बस ये सिर्फ मेहनत का ही कमाएगा। लेकिन उन दोनों ने क्योंकि फिक्स कॉस्ट ले रखी है, तो वो किस्मत का भी कमा लेंगे, मैग्निफिकेशन का भी कमा लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। अब एक बहुत शानदार चीज, जब भी हम रियल वर्ल्ड में जाएंगे, फाइनेंस की दुनिया में जाएंगे, तो कंपनीज का जब आप इनकम स्टेटमेंट देखेंगे उसमें फिक्स कॉस्ट होती होगी या नहीं होती होगी? फिक्स कॉस्ट तो होती है, राइट? क्या हर कंपनी की फिक्स कॉस्ट एक बराबर रहती है? सबकी अलग अलग रहेगी? सबकी अगर अलग अलग फिक्स कॉस्ट रहेगी तो सबका जो इनकम का मैग्निफिकेशन होगा वो सेम होगा, सबका मैग्निफिकेशन अलग अलग होगा? मैग्निफिकेशन अलग अलग होगा। सो नाउ as a student, it is essential that we know how much magnification is going to take place. हमें क्या मालूम होना चाहिए कि भाई फिर किस कंपनी का कितना मैग्निफिकेशन होगा। जैसे कि आप मुझे यहां पर फरहान के लिए बताइए, इसने कितने परसेंट से सेल्स बढ़ाई? 20% से। तो इसका इनकम कितना परसेंट बढ़ गया? 60%। यानी 20% एफर्ट लगाकर रिजल्ट कितना मिला? तो इसका कितना गुना मैग्निफिकेशन हुआ? 3 गुना। जितना भी एफर्ट लगाएगा उसका कितना गुना परिणाम पाएगा? 3 गुना परिणाम पाएगा। ये जो 3 टाइम्स हमने कैलकुलेट कर लिया है ना, इसे मालूम है क्या बोलती है दुनिया टेक्निकली? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। देखो, फिक्स कॉस्ट है मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज तो है,
पर कितना है उसका कुछ कैलकुलेशन होगा ना, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इसका कितना है, 3 टाइम्स है। अच्छा एक काम करो, मुझे रेंचो के लिए बताओ कि इसने जब 20% एफर्ट लगाया तो इसका ऑपरेटिंग इनकम 100% बढ़ा। आप बता सकते हो इसको कितना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है, 5 टाइम्स। इज दैट क्लियर? इसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, 5 टाइम्स। अब क्या हुआ दोस्तों, एक्चुअली आप लोग हो गए लेट, दुनिया में कुछ लोग आपसे पहले ही आ गए और वो लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का ना फॉर्मूला बनाकर चले गए। कोई बात नहीं, देर से ही सही। मान लो अगर आपको ये मौका दिया जाता कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लिखो, आंसर वैसे कितना आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, इसके लिए 5 टाइम्स आ रहा है, इसके लिए तो आप फॉर्मूला क्या लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या फिर यूनिट्स, एक ही बात है वो तो, पर यूनिट्स लिखते नहीं, क्या लिखते हैं, सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। वैसे इसका भी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये देखो यार, दुनिया में कुछ लोग जरूर हमसे पहले आ गए, लेकिन वो भी क्या फॉर्मूला बनाकर गए हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। की सेल्स में 20% का इंक्रीज आया और ईबीआईटी में 60% का इंक्रीज आया, तो यहां पर ऑपरेटिंग लेवरेज कितना हो गया दोस्तों, 3 टाइम्स हो गया, है ना। ओके सर, ठीक है, मतलब आप जो बता रहे हो ना वो ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ होता है। मतलब अभी एक बात हमें समझ में आ रही थोड़ी सी कि जिस बिजनेस में फिक्स कॉस्ट नहीं है उसमें कोई मैग्निफिकेशन या एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। मैग्निफिकेशन एम्प्लीफिकेशन एक ही बात है, मैग्निफिकेशन यानी चीजें मैग्नीफाई होना, बड़ी दिखना, और एम्प्लीफायर आपने सुना होगा ना, एम्प्लीफायर, मैं तेरा एम्प्लीफायर, राइट। एम्प्लीफायर यानी चीजें एम्प्लीफाई होकर दिखना यानी बढ़कर देखना, राइट। ओके, तो एम्प्लीफिकेशन यानी वही है ना। तो तो फिक्स कॉस्ट नहीं है तो क्या कोई मैग्निफिकेशन है, नहीं। फिक्स कॉस्ट है तो मैग्निफिकेशन है, हाँ। कम फिक्स कॉस्ट कम मैग्निफिकेशन, ज्यादा फिक्स कॉस्ट ज्यादा मैग्निफिकेशन, राइट। ओके ठीक है सर, ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ ये है, तो मतलब क्या इसका मतलब करना आखिर क्या है, तो देखना अब इसका करना क्या है। सपोज करो कि इन तीनों दोस्तों की अभी सेल्स कितनी है, 1000, और इसका अपन ने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना निकाल लिया है, 3 टाइम्स। इसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना निकाल लिया है, 5 टाइम्स, है ना। अब मान लो चतुर यहां पर खड़ा हुआ है, चतुर, है ना। ओके, इन तीनों दोस्तों ने कहा कि हम शपथ लेते हैं कि हम खूब मेहनत करेंगे, हम शपथ लेते हैं कि हम खूब मेहनत करेंगे और 1000 यूनिट्स जो हमारा सेल्स है ना उसको अगली बार हम 30% से बढ़ा देंगे। यानी इन तीनों का कहना है कि हमारा सेल्स हम कितने परसेंट से बढ़ा देंगे, 30% से बढ़ा देंगे। ये जो चतुर है ना, ये उधर दीवार के पीछे साइड में कोने में से सुन रहा था कि अच्छा अच्छा इन तीनों का सेल्स कितने परसेंट से बढ़ेगा, 30% से। मैं कैलकुलेट करता हूँ, उसने से कैलकुलेटर उठा लिया और कैलकुलेट करने लग गया। क्या कैलकुलेट करने लग गया कि बेटा ये राजू कितना कमाएगा, फरहान कितना कमाएगा और रेंचो कितना कमाएगा, कमाएगा मतलब ये तीनों का ईबीआईटी निकालने लग गया। आप मुझे बताना कि चतुर कैसे निकाल रहा होगा ईबीआईटी, मैं बताऊं कैसे निकाल रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा, इन तीनों का सेल्स कितना कितना लिख रहा होगा, 1300 1300 1300, और क्या प्रिपेयर कर रहा होगा वो पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा होगा, है ना, है ना। और फिर क्या निकाल लेगा कि कितना 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 तीनों ईबीआईटी कमाएंगे। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं हमें, वो जब तक इसका कैलकुलेट करेगा, इसका कैलकुलेट करेगा और इसका कैलकुलेट करेगा ना, जब तक वो किसी एक का कैलकुलेट करेगा ना उतनी देर में अपन तीनों के कैलकुलेट कर देंगे। बता दूं कैसे, देखना कैसे। क्योंकि हमें पता है कि फरहान तुम्हारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, 3 टाइम्स। इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि तुम जितना भी एफर्ट लगाओगे उसका कितना गुना, 3 गुना रिजल्ट मिलेगा। हाँ फरहान कितना परसेंट एफर्ट लगा रहे हो, 30% से सेल्स बढ़ा रहे हो, तो उसका 3 टाइम्स कितना होता है, 90%। यानी जो तुम्हारा ईबीआईटी है वो कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 90% से। अब 5000 का 90% कितना होता है, 4500, तो 4500 से बढ़ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 9500।
कैसा मतलब सीधे अपन ने ऐसा सीधे ही क्या निकाल लिया ईबीआईटी? क्या आपको इस रास्ते आना पड़ा कि सेल्स कितना, वेरिएबल कॉस्ट कितनी, कंट्री कितना, फिक्स कॉस्ट कितना? नो। देखना चतुर उस बीच क्या कर रहा था, वो 1300 यूनिट्स का सेल्स है इंटू 30, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 39,000। 1300 इंटू कितना है वेरिएबल कॉस्ट इसका, 15 था ना, तो 1300 इंटू 15 करके बताओ ना यार कितना आता है, 19,500। तो 19,500 होता है कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000। आंसर कितना आ रहा है? वाह यार, है ना। अभी उसने कितना लंबा सफर तय किया। अच्छा, क्या अपन यहाँ पर रेंचो का भी निकाल सकते हैं? यस। ये कितना एफर्ट लगा रहा है? 30% एफर्ट लगा रहा है। इसका कितना लिवरेज है? 5 टाइम्स। मतलब ये जितना एफर्ट लगाएगा उसका कितना गुना नतीजा मिलेगा? 5 गुना। 30% सेल्स बढ़ रहा है, बताओ ईबीआईटी कितना परसेंट से बढ़ेगा? 150% से बढ़ेगा। हाँ, अभी इसका ईबीआईटी है कितना? 5,050% से बढ़ रहा है या 5,150% से बढ़ रहा है? तो 5,000 का 150% जानते हो कितना होता है? 7,500 होता है, और 7,500 से बढ़ रहा है मतलब पता है कितना हो जाएगा? 12,500। आप में से कोई भी मेरे साथ शर्त लगा रहा है क्या कि यही आंसर आएगा अगर हम सीधे सीधे भी कैलकुलेट करेंगे? तो कोई भी शर्त लगा रहा है? नहीं। 39,000 आ जाएगा सेल्स, 1300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 रुपीज आ रहे 39,000। 1300 इंटू 5 रुपीज 6,500 कितना आता है? 30 टू 500 फिर 20,000 12,500। इतनी मेहनत कौन करेगा जिंदगी में? लेवरेज हमारे पास है, सीधा लेवरेज से आंसर बताएंगे, राइट। तो क्या ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करने का वन ऑफ द यूज आपको समझ में आया? क्या यूज है कि जब भी हम किसी बिजनेस सिचुएशन में बैठेंगे और हम वेरियस प्रपोजल्स कंसीडर करेंगे, इस प्रपोजल से हमारा सेल 20% बढ़ेगा, इस प्रपोजल से हमारा सेल 30%, तो हमें रीवर्क नहीं करनी पड़ेंगी चीजें, सीधा ऑपरेटिंग लेवरेज लगाकर ही हमें मालूम चल जाएगा कि हाउ मच इज गोइंग टू बी द इंपैक्ट ऑन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम पर कितना इंपैक्ट आएगा वो यहां पर पता चल जाएगा, राइट। ओके, इन तीनों में से सबसे समझदार कौन है? रेंचो। क्योंकि अब अगर उसका सेल्स बढ़ेगा, अब अगर उसका सेल्स बढ़ेगा तो उसकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ेगी या जोर से बढ़ेगी? जोर से बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? बोलो यस। लेकिन एक बात और है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज है ना, ये जिस तेजी से आपको ऊपर उठा रहा है, जिस तेजी से आपको ऊपर उठा रहा है कि आप इधर 30% से आपका सेल्स इंक्रीज हो रहा है और 150% से आपकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ गई है, जिस दिन किस्मत पलटी, किस्मत पलटी मतलब सेल्स हमारा कम हो गया, 1000 यूनिट्स की बजाय सेल्स बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये जिस स्पीड से रॉकेट के हिसाब से जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं ना, उसी स्पीड से नीचे भी आएंगे। मानते हो नहीं मानते हो? कल को अगर सेल सपोज करो 0 यूनिट्स हो गया, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कितना हो गया? 0 यूनिट्स। राजू रस्तोगी को देखना है कितने फायदे मेरा, इसका सेल 0 होगा, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, जीरो हो जाएगा इसका सेल्स, 0 वेरिएबल कॉस्ट 0 कंट्रीब्यूशन, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, तो ये नुकसान में आ जाएगा। और उसी तरीके से ये जो भाई साहब है ये कितने नुकसान में आ जाएंगे? मतलब क्या ऑपरेटिंग लेवरेज हमेशा फायदे का सौदा है, या एक तरफ फायदा है तो एक तरफ नुकसान भी है? एक तरफ फायदा है तो एक तरफ नुकसान भी है। तो अब आपके और मेरे बीच सवाल पता है क्या है कि फिर सर कब ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस में होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए? सवाल जो आपके मन में आ रहा है उसका जवाब भी आप ही के पास है। कब ऑपरेटिंग लेवरेज आपके पास होना चाहिए बताइए? जब आपका सेल्स आगे जाकर बढ़ने वाला हो तो आप क्या चाहेंगे कि सेल्स बढ़े थोड़ा और इनकम बढ़े और ज्यादा। लेकिन कब ऑपरेटिंग लेवरेज कम पसंद करोगे कि यार कम हो तो ही अच्छा? जब आपका सेल्स नीचे आने वाला हो। इज दैट क्लियर? इसलिए आपको मालूम है जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, रिलायंस हुआ, एयरटेल हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, ये लोग पता है क्या करते हैं? जब इनको लगता है कि इकोनॉमी ग्रो होने वाली, इकोनॉमी
ग्रो होने वाली, देश तरक्की करने वाला है, हमारा सेल्स बढ़ने वाला है, ये लोग मालूम है क्या करते हैं, ये इनका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ा लेते हैं ताकि इनका सेल्स बढ़े 10% से, तो इधर इनकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़े 20% से, 30% से, 40% से। लेकिन जैसे ही इन कॉर्पोरेट हाउसेस को, बिजनेसेस को लगता है कि नहीं यार आगे जाकर रेसेशन आने वाला है, मंदी आने वाली है, बिजनेस स्लो डाउन होने वाले हैं, हमारा सेल्स गिरने वाला है, ये लोग मालूम है क्या करते हैं, इनका ऑपरेटिंग लेवरेज कम कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज कम करने से क्या होता है, जोर का झटका धीरे से लगता है। यानी सेल्स अगर 10% कम हुई तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, 4 टाइम्स अगर होता ऑपरेटिंग लेवरेज तो हमारा ऑपरेटिंग इनकम 40% से कम होता, हमने अपना ऑपरेटिंग लेवरेज कम कर लिया है, तो अब सेल्स अगर गिरेगी तो बहुत ज्यादा तेजी से हमारा ईबीआईटी, नहीं देखो अगर सेल्स गिरेगी तो ईबीआईटी तो गिरेगा, बट जीत किस में है कि जोर का झटका धीरे से लगे। देखो झटका है, अगर आपने तार पकड़ा है बिजली का तो झटका तो लगेगा, लेकिन आप क्या चाहोगे, जोर का झटका धीरे से लगे। वो कब धीरे से लगेगा, जब आपका ऑपरेटिंग लेवरेज कम हो। इज दैट क्लियर? ओके, दो बातें और आपको मुझको करनी। आप सपोज इंटरव्यू में बैठे हो, आप सीए बन गए, आपने इंटरमीडिएट दिया, इंटरमीडिएट पास हुआ, भी आप फाइनल में आए, आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट हुआ, फाइनल का अटेम्प्ट दिया, सीए का टैग आ गया आपके नाम के, अपना खुद का नाम इमेजिन करो उसके आगे सीए बन गए। उसके 1 महीने बाद आपका आया कैंपस इंटरव्यू। कैंपस इंटरव्यू में उन्होंने आपसे बोला, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट लेवरेजेस? यस सर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवरेजेस, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। व्हाट इज ऑपरेटिंग लेवरेज? Operating leverage is the magnification of EBIT या operating income due to the presence of fixed cost in the cost structure. He said, what is cost structure? We said, sir, cost structure means the proportion of fixed cost and variable cost in the overall cost. He said, okay, if I have no fixed cost in my business, if I have no fixed cost in my business, then am I going to enjoy any kind of magnification? No. Sir, if you put 20% of the effort in sales, then your operating income will increase by just 20%. There will be no magnification. He said, okay, suppose I'm running a business in which if sales increases by 20%, then operating income increases by 50%. I'm running a business in which if sales increases by 50%, then my operating income increases by 50%. Do I have an operating leverage? We will say yes. बिकॉज जितना आपका सेल्स बढ़ रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है आपका सेल्स? 20%। नहीं, मैंने सेल्स 20% बढ़ाया था, 50 बोला था क्या मैंने? चलो तो वापस से मैं चेंज कर रहा हूं। इफ माई सेल्स इज इंक्रीजिंग बाय 20%, देन माई ऑपरेटिंग इनकम इज इंक्रीजिंग बाय 50%. डू आई एंजॉय लेवरेज? वी विल से यस. ही आस्क्स मी, हाउ मच इज माई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज? आप क्या बोलोगे, कितना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज? 2.5 टाइम्स, क्योंकि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकलता है? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 50% से सर आपका EBIT बढ़ रहा है, कभी जब भी आपका सेल्स 20% से बढ़ रहा है, which means you have an operating leverage of 2.5 times. He asks us one more question. Suppose I am expecting my sales to increase by 100%. I am expecting my sales to double up. Then please tell me by how much my operating income will increase. हम बोलेंगे 250%. हम क्या बोलेंगे? 250%, क्योंकि सर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? 2.5 टाइम्स. तो अब अगर आपका सेल्स 100% बढ़ेगा तो आपका ऑपरेटिंग इनकम कितना परसेंट बढ़ेगा? 250% से बढ़ेगा. समझ आ रही चीजें या नहीं समझ में आ रही है? ओके, क्लियर है? हाँ. अब देखना, उसने आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया और आप चेकमेट हो गए वहां पर. देखना क्या टेक्निकल क्वेश्चन पूछा. 250% से बढ़ेगा ना? हाँ, डबल होगी तो 250% से ही बढ़ेगा ना. सेल्स डबल हुई का मतलब क्या, पहले तो ये बताओ. सेल्स 100% से बढ़ गई, आपका कितना गुना लेवरेज है? 250% से बढ़ेगा. ठीक है, मतलब 5000 का पहले 250% निकालना, वो आता है 12500, उत्ते से बढ़ेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? ठीक है, ओके. नंबर्स पर मत जाओ भी. उसने देखना आपको घुमा दिया. उसने बोला, ओके मिस्टर सीए, सपोज आई एम एक्सपेक्टिंग अ फेवरेबल बिजनेस सिनेरियो. आई एम एक्सपेक्टिंग अ favorable business scenario, which means I'm expecting that my sales will increase. What should I prefer? Lower operating leverage or higher operating leverage? You will say higher operating leverage. Yes, because you are expecting sales to
इंक्रीज। आपको क्या लग रहा है कि सेल्स बढ़ने वाला है, तो सेल्स बढ़ने वाला है तो मौके का फायदा उठाओ ना। आपने क्या करना चाहिए, अपना ऑपरेटिंग लेवरेज कम रखना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए। उन्होंने आपसे पूछा सजेस्ट मी, उन्होंने आपसे क्या पूछा, प्लीज सजेस्ट मी हाउ कैन आई इंक्रीज माई ऑपरेटिंग लेवरेज, मैं मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज आखिर कैसे बढ़ा सकता हूं। आपने कहा बाय इंक्रीजिंग दी proportion of fixed cost in your cost structure, by increasing the proportion of fixed cost in your cost structure। मतलब जो भी आपका कॉस्ट का स्ट्रक्चर हो, कॉस्ट का स्ट्रक्चर मतलब होता है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी है। तो आप एक काम करो सर, अपनी फिक्स कॉस्ट बढ़ा लो। अच्छा, फिक्स कॉस्ट बढ़ाओगे तो वेरिएबल कम हो जाएगी, क्योंकि हमने यहां पर देखा ना कि फिक्स जितना ज्यादा लगाओगे उतना कम वेरिएबल आएगा, है ना। तो इफ यू कैन इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट इन योर कॉस्ट स्ट्रक्चर, देन योर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज विल इंक्रीज एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सेल्स टू इंक्रीज। तो आपका ईबीआईटी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा जब आपका डीओएल ज्यादा होगा। उन्होंने बोला एक मिनट, ये क्या मजाक कर रहे हो, मैं मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ा लूं और मेरी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाए। ऐसा कोई बिजनेसमैन के हाथ में रहता होगा क्या कि फिक्स कॉस्ट बढ़ा ली, वेरिएबल कम कर ली, और वेरिएबल बढ़ा ली और फिक्स कम कर ली। मतलब इज इट इन बिजनेसमैन्स हैंड कि वो फिक्स कॉस्ट बढ़ा ले और वेरिएबल कम कर ले, और मौका पड़ने पर वो फिक्स कम कर ले और वेरिएबल बढ़ा ले? ऐसा बिजनेसमैन कर सकता है या नहीं कर सकता है? ऐसा बिजनेसमैन नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, ऐसा बिजनेसमैन कर सकता है। मैं बता दूं कैसे, टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लें। ओके, सपोज करो कि टाटा मोटर्स को लग रहा है आगे जाके रिसेशन आने वाला है, आगे जाकर रिसेशन आने वाला है। तो टाटा मोटर्स पता है क्या करेगा, वो बोलेगा यार वो जो नई मशीन खरीदने का प्रपोजल था ना, उसको रोक दो। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा फिर प्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो टाटा मोटर्स ने कहा अपन आउटसोर्स कर देंगे। काफी सारी रहती है ना कंपनी जो आउटसोर्सिंग के लिए तैयार रहती है, अपन आउटसोर्स कर देंगे, क्योंकि अगर हम मशीन खरीदेंगे तो फिक्स कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, कम हो ज्यादा हो, हमें तो मशीन के खर्चे उठाने ही उठाने। लेकिन अगर हम आउटसोर्स करेंगे तो हमारी वही प्रोडक्शन की कॉस्ट फिक्स की बजाय अब कैसी हो जाएगी, वेरिएबल। कि भाई डिमांड आएगी तो आपसे खरीदेंगे, नहीं डिमांड आएगी तो नहीं खरीदेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर समझदारी से टाटा मोटर्स ने क्या करा, अपनी फिक्स कॉस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, वेरिएबल में। इज दैट क्लियर? आउटसोर्सिंग की जो कॉस्ट होगी वो वेरिएबल होगी ना भाई, उससे चीज ली तो दाम देंगे, नहीं तो किस बात का, है ना। आप एक काम करो, अपन ज्यादा बड़ी बात ही नहीं कर रहे, अपन टाटा मोटर्स की बात ही नहीं कर रहे, अपन तो ये अल्फा एकेडमी कोचिंग क्लास की बात कर रहे हैं, है ना। ये दोस्तों कोचिंग क्लास में आपको नोट्स मिलते हैं, नोट्स की प्रिंटिंग होती है, कहीं बाहर से प्रिंटिंग होती है। यस आप मुझे बताइए, हमारे लिए जो नोट्स प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है या फिर वो वेरिएबल है? वेरिएबल है, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा नोट्स छपवाएंगे, कम स्टूडेंट्स कम नोट्स छपवाएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग और खूब सारे बच्चे मुझसे पढ़ेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग आगे जाकर खूब सारे बच्चे मुझसे पढ़ेंगे। मैं मालूम है क्या करूंगा, मैं मशीन ही परचेज कर लूंगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी मेरे पास है क्या मशीन? नहीं है। तो अभी जो नोट्स प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो 100% वेरिएबल है, क्योंकि मैं सामने वाले को जो पैसा देता हूं उसमें उसकी खुद की मशीन का खर्चा वो निकाल रहा है, प्रिंटिंग की कॉस्ट निकाल रहा है, उसकी मेहनत का पैसा निकाल रहा है, उसको प्रॉफिट भी निकाल रहा है, वही सारा खर्चा निकाल रहा है। मेरे लिए तो मैं उसको पर बुक पैसा दे रहा हूं कि एक किताब छपी ये रखो 400 रुपए, एक और किताब छपी ये रखो 400 रुपए, राइट। अगर मुझे लगता है कि यार आगे जाकर तरक्की होने वाली, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू बाय अ मशीन। पर जैसे ही मैंने मशीन खरीद ली तो मेरी कॉस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिक्स में। अब जो अच्छा मशीन को ऑपरेट करने में तो वेरिएबल लगेगी, लेकिन क्या उतनी सारी वेरिएबल लगेगी, अब कम लगेगी वेरिएबल, बस अब इंक की कॉस्ट लगेगी एंड सो ऑन। बाकी तो जो मशीन का खर्चा है फिक्स है, मशीन ऑपरेट करने वाला जो बंदा है उसकी सैलरी फिक्स है। मैंने क्या करा, मेरी जो पहले पूरी प्योर वेरिएबल कॉस्ट थी, पहले नोट्स प्रिंटिंग की कॉस्ट 100% कैसी थी, प्योर वेरिएबल थी, मैंने उस वेरिएबल कॉस्ट को कन्वर्ट कर लिया इनटू मोस्टली फिक्स और हल्का फुल्का वेरिएबल। समझ रहे हो क्या? तो क्या ये व्यापारी के हाथ में होता है कि वो वेरिएबल फिक्स में कन्वर्ट कर ले? उसके हाथ में नहीं होता है, हाथ में होता है। हाँ मैं ये मानता हूं कि 100% तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप काफी सारा उसको चेंज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अगर इंटरव्यू में आप बैठे और उन्होंने आपसे पूछ लिया मिस्टर सी आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव सिनेरियो, आई एम एक्सपेक्टिंग माई सेल्स टू शूट अप, मेरा सेल्स बढ़ेगा,
मुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कम रखना चाहिए या ज्यादा? आप क्या बोलोगे? ज्यादा। वो बोलेंगे ज्यादा कैसे रखूं? तो आप क्या बोलोगे? सर फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर में बढ़ा लो। वो बोलेंगे ये क्या मजाक है, फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन? चलो मुझे एग्जांपल दो कैसे बढ़ा लूं। हम क्या बोलेंगे? अभी हम जो चीजें आउटसोर्स कर रहे हैं वो आउटसोर्स करने की बजाय इंटरनल मैन्युफैक्चर करो, उसमें वन टाइम हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, फिक्स कॉस्ट लगेगी, लेकिन फायदा मिलेगा आगे जाकर, क्योंकि कल को जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिक्स ही रह जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके। उसने घुमा के दूसरा सवाल पूछा, उसने बोला आगे जाकर मुझे बिजनेस आउटलुक अनफेवरेबल लग रहा है, एडवर्स लग रहा है, आगे रिसेशन आने वाला है, बिजनेस स्लो डाउन होने वाला है, मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए? लोअर डीओएल या हायर डीओएल? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हायर प्रेफर करूं या लोअर? आगे रिसेशन आने वाला है, लोअर। उसने आपसे सवाल पूछा कैसे मैं अपना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कम कर सकता हूं? बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट। मतलब सिंपल सी बात है यार, अगर बिजनेस आपको लग रहा है आगे अच्छा चलने वाला है, आप क्या बन जाओ? रेंचो। और आपको लग रहा है बिजनेस आगे जाकर डूबने वाला है, आप क्या बन जाओगे? रस्तोगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रही कुछ कुछ बातें? okay. एक चीज तो मैंने ये समझा दी, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो काम का है, रियल लाइफ में किसी काम का नहीं, काम का है, और बिजनेसमैन इसको यूज करते हैं, लगाते हैं, आगे जैसा सिनेरियो होने वाला होता है वैसे के हिसाब से वो अपना लिवरेज चेंज करते जाते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक तो ये बात हो गई आपके मेरे बीच, है ना। अब एक बात और कर रहे हैं अपन, हमने इस भाई के लिए, फरहान के लिए कितना निकाला था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, याद है क्या? 3 टाइम्स निकाला था, है ना, क्योंकि ये 20% से बढ़ा तो कितना हो गया? 60%। ठीक है, हाँ, ओके। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं कि ये जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हमने फरहान के लिए कैलकुलेट किया ना, देखो ये रहा फरहान, ये फरहान है ना। कितनी यूनिट्स अभी ये सेल कर रहा है? 1000। इसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया है? 3 टाइम्स। एक खास बात मैं आपको क्या कह रहा हूं कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आप जहां पर हो ना अभी, वहां का निकलता है। वापस से, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अभी आप जहां खड़े हो, कितनी यूनिट्स के सेल्स पर खड़े हो अभी आप बिजनेस में? 1000 यूनिट्स, तो वहां का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? 3 टाइम्स। ठीक है, पर कल को अगर आपका सेल्स बढ़कर कितना हो जाए? 1200, तो यहां पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 3 टाइम्स नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा, कुछ अलग आएगा, कुछ अलग, वो 2.25 आ रहा है, है ना। यानी मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं कि क्या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अगर किसी बिजनेस का आपने कैलकुलेट कर दिया, मान लो 3 टाइम्स कैलकुलेट कर दिया, तो अब ये जिंदगी भर एक शाश्वत सत्य हो गया कि अब 3 टाइम्स ही रहेगा, या वो बदलता जाता है? बदलता जाता है। जैसे अगर आप यहां पर कैलकुलेट करोगे ना तो यहां अलग आएगा, यहां कैलकुलेट करोगे ना तो यहां पर अलग आएगा। यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज उस वक्त का होता है, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट एज ऑन डेट होती है, जैसे ही डेट बदली तो बैलेंस शीट बदल जाती है, तो वैसे ही आप जहां पर खड़े हो, जिस लेवल पर खड़े हो, वहां का ऑपरेटिंग लेवरेज निकला है कि यहां से अगर आपका सेल्स 50% बढ़ेगा तो आपका ईबीआईटी 150% बढ़ेगा। लेकिन खबरदार, जो एक बार आप यहां से मूव कर गए दूसरी जगह पर, तो उस जगह से प्रोग्रेस करने का ऑपरेटिंग लेवरेज अलग होगा। बोलो ये क्यों होगा, ये भी आगे समझाऊंगा, लेकिन ये होता है ऐसा पहले मन में मान लो। ठीक है, ओके। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आया समझ? ओके दोस्तों, एक बात और बताओ मुझे, यहां पर राजू रस्तोगी की फिक्स कॉस्ट है या नहीं है? नहीं। तो क्या इसके पास ऑपरेटिंग लेवरेज है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो बिजनेस जिसमें फिक्स कॉस्ट नहीं है उसके पास ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं है, पर उसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। वो ध्यान रखना, मतलब ऐसा मत बोल देना कि इफ देयर इज नो ऑपरेटिंग लेवरेज देन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 0, स्टिल द आंसर वुड बी 1 टाइम्स। यानी 1 टाइम्स मींस नो लेवरेज। यार किसी ने आपका हाथ देखा और उन्होंने बोला आपको 1 टाइम्स का एडवांटेज, कितना है? 1 टाइम्स। हमने कहा पंडित जी इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा जितनी मेहनत करोगे उतना ही पाओगे, अभी किस्मत आपकी साथ नहीं दे रही, राइट। तो अगर आप में ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है, यानी किस्मत का साथ नहीं है,
तो उसका सिंपल सा मीनिंग है जितना एफर्ट लगाओगे उतना ही पाओगे, यानी कि आपका 1 टाइम्स का लेवरेज है। आप फॉर्मूला ही देख लो ना, फॉर्मूला आपने मुझे क्या बताया था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का, परसेंटेज चेंज इन अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो 20% क्या आएगा कट के, जीरो थोड़ी ना होगा, 1 होगा, राइट। वेयर 1 टाइम्स लेवरेज मींस कि कोई खास बेनिफिट नहीं है, बस एक गुना होगा, यानी 20% लगाए तो उसका एक गुना यहां पर परिणाम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 गुना परिणाम मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा कि 5 गुना परिणाम मिल रहा है, 1 टाइम्स ही मिलेगा। 1 टाइम्स मिलेगा मतलब जितने एफर्ट लगाओगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। क्या मैं इंग्लिश में ऐसा बोल सकता हूं, इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट देन देयर इज नो ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू 1 टाइम्स, है ना। ओके दोस्तों, ये सारी चीजें यहां पर मैंने ना आपको ऑब्जर्वेशन के अंदर लिखी हुई, एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। ऑपरेटिंग लेवरेज इज मैग्निफिकेशन ऑफ EBIT और ऑपरेटिंग इनकम दैट रिजल्ट्स फ्रॉम हैविंग फिक्स कॉस्ट इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ मेजर ऑफ बिजनेस सर्विस की अभी समझाना बाकी है ना। ऑब्जर्वेशंस देखो, इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट देन देयर इज नो ऑपरेटिंग लेवरेज एंड DOL इज इक्वल टू कितना, इट मींस देयर विल बी नो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कुछ भी नहीं होगा, जो चीजें बस जैसे दिख रही वैसे दिखे, जैसे मोबाइल है जैसे दिख रहा है वैसा दिखेगा, मैग्नीफायर लग जाता है तो बड़ा दिखता है, राइट। हायर दी प्रोपोर्शन, सेकंड पॉइंट, हायर दी प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट इन दी कॉस्ट स्ट्रक्चर, हायर विल बी द, सही बोला गलत बोला, एग्जाम्पल कौन है रेंचो, जितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट है उतना ज्यादा उसका DOL आ रहा है, एंड वाइसा वर्सा, जितना कम फिक्स कॉस्ट होगा उतना कम DOL आएगा, और अगर फिक्स कॉस्ट होगा ही नहीं तो DOL 1 आएगा। थर्ड पॉइंट अभी के लिए इग्नोर करेंगे, फोर्थ फिफ्थ देखते हैं। एक मिनट, फोर्थ भी नहीं, थर्ड और फोर्थ इग्नोर करते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ देखते हैं। इफ सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज देन कौन सा वाला DOL इज प्रेफर्ड, हायर DOL इज प्रेफर्ड, क्योंकि सेल्स बढ़ने वाला है तो एक इंसान क्या चाहेगा, फिर मेरा EBIT जोर से बढ़े, सो दैट ऑपरेटिंग इनकम राइजेस बाय हायर परसेंटेज। यानी अगर आपका बिजनेस आपको लग रहा है आगे अच्छा चलने वाला है तो आप हायर DOL की तरफ जाना, ठीक है। 6 पॉइंट, इफ वी एक्सपेक्ट डिक्रीज इन सेल्स, ओ माय गॉड, एग्जाम्पल इन टाइम्स ऑफ रिसेशन, तो क्या प्रेफर करोगे आप, लोअर DOL, ठीक है। बातें आ रही कुछ कुछ समझ, हाँ मैं तो जोर जोर से बोल रहा हूँ, आ रहा है समझ। अब 2-3 चीजें और, सबसे पहला सिचुएशन 3 में आ रहे हैं हम, ठीक है। सिचुएशन 3 में फिक्स कॉस्ट नजर आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट नजर आ रही है, सेलिंग प्राइस नजर आ रहा है। मुझे इस भाई के लिए ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर दो। फॉर्मूला क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। फिक्स कॉस्ट कितने रुपीस है बताओ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ, 25, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, 30 रुपीस की सेलिंग प्राइस माइनस आ गया 25, कितना आता है इसका ब्रेक इवन पॉइंट, 800 यूनिट्स। खास बात देखना क्या है, खास बात देखना है ना, ब्रेक इवन पॉइंट अगर 800 यूनिट्स है, हाँ ठीक है। वैसे हमने इस भाई का ऑपरेटिंग लेवरेज कितना टाइम्स निकाला था, 5 टाइम्स, पर वो 5 टाइम्स कहां निकाला था, यहां निकाला था। अगर आप आगे जाओगे तो 5 टाइम्स रहेगा क्या, नहीं, आगे अगर आप यहां कैलकुलेट करोगे तो आंसर अलग आएगा, उसी तरीके से आप यहां कैलकुलेट करोगे तो आंसर अलग आएगा, ठीक है। आंसर अलग आएगा यार, आंसर अलग आएगा, है ना। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट पर अपन इसका इनकम स्टेटमेंट बना रहे, पहले क्या बना रहे दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट पर इनकम स्टेटमेंट। ओके, तो 800 इंटू 30 कितना होता है, 800 इंटू 5 कितना होता है, ठीक है। तो ये प्रूव भी हो गया ना कि 800 ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा प्रॉफिट ही क्या हो जाता है, 0, ठीक है। ओके, अब ये जो अपन DOL कैलकुलेट कर रहे हैं, वैसे DOL का को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये है फॉर्मूला, यस। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये एग्जाम में यूज नहीं करते हैं, ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में यूज नहीं करते। समझ में तो आया ना ये वाला फॉर्मूला, हाँ, कि कितना EBIT में चेंज हो रहा है डिवाइड बाय कितना सेल्स में चेंज हो रहा है, ताकि क्या निकल जाएगा इस फॉर्मूला से कि सेल्स का कितना गुना EBIT में चेंज हो रहा है, राइट। एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं,
कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। आप पूछोगे 1 मिनट सर पूरी दुनिया ही पलट गई है, तो फॉर्मूला बदल दिया आपने, फॉर्मूला क्या कर दिया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो बात की बात है, पहले आप और मैं क्या चेक कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला से आंसर सेम आता है या नहीं आता है। चलो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, हाँ तीनों के लिए चेक करते हैं। सबसे पहला ये बंदा यहां पर खड़े हैं हम, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है बताओ, यहां पर 5000, ईबीआईटी कितना है, आंसर कितना आ गया 1 टाइम्स। आप वो परसेंटेज से भी करते तो भी यही आंसर था, क्योंकि लॉजिकली यही था ना कि 20% बढ़ा और 20% बढ़ा यानी 1 टाइम्स। चलो इसके लिए कैलकुलेट कर लेते फरहान के लिए, कंट्रीब्यूशन कितना है, ईबीआईटी कितना है, कितना आ रहा है आंसर, और वही हमने निकाला था 60% बाय 20%, इसके लिए भी कर लेते। चलो कंट्रीब्यूशन कितना है, जादू है हाँ, मतलब लॉजिकली तो समझ में आया ही आया, पर आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी मिल गया विच इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ना ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है वो आपको करके लाना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का क्या बोल दिया मैंने, डेरिवेशन क्या है वो आपको करके लाना पड़ेगा, है ना। अच्छा ये फॉर्मूला सही लग रहा है, फॉर्मूला गलत लग रहा है, मतलब इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो तो सही आ रहा है, मतलब फॉर्मूला भी सही, पर ये आया कैसे वो आपको निकाल कर लाना है। वो मैं आपको अगले एपिसोड में भी समझाऊंगा कि कैसे आया, बट उससे पहले मैं आपसे क्या चाह रहा हूं कि आप ट्राई कर लो कि कैसे आया। उसका डेरिवेशन वैसे मैंने नोट्स में आगे दे रखा है, बट आप उसको मत देखना, आप खुद से ट्राई करना, राइट। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करने के कुल 3 फॉर्मूले हैं, 1 2 3। ये थर्ड वाला फॉर्मूला हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला बता तो दिया है क्या है, लेकिन इसका डेरिवेशन अगले एपिसोड में कवर करेंगे। पर ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया क्या है, फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी कैसे आया वो अगली बार अपन कवर करेंगे, राइट। अब दोस्तों अगर उस फॉर्मूला को हम यहां लगाते हैं, क्या था फॉर्मूला वो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ओ, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, 0 होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। तो इससे कहावत बन गई, क्या कहावत बन गई मालूम है, एट ब्रेक इवन पॉइंट, जब भी आप ब्रेक इवन पॉइंट पर कैलकुलेट करोगे तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर हमेशा ईबीआईटी 0 होगा। तो अब जब आप डिनोमिनेटर में 0 लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट, है ना। तो ये लिखा है यहां पर फोर्थ पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज कितना, इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट क्यों आ जाता है वो रीजन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूंगा, बट ऐसा होता है वो दिख रहा है आपको, यस। दोस्तों ये हमने यहां पर कवर किया किसका कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट, है ना। ओके मान लो कि अभी ये क्लास छूट गई 5 मिनट के अंदर, है ना, और आप यहाँ पर कोचिंग क्लास से बाहर गए और रास्ते में किसी ने रोक लिया, उसने बोला कौन सी क्लास कर रहे हो, आपने कहा एफएम की बैच कर रहे हो, कौन सा चैप्टर पढ़ा आज, लेवरेज चैप्टर। क्या होता है लेवरेज, कितने तरह के लेवरेज होते हैं, बोलते हैं ना दोस्तों फटाफट, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड। आज सर ने क्या पढ़ाया, ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज की डेफिनेशन बोलो, ऑपरेटिंग लेवरेज इज द मैग्निफिकेशन ऑफ EBIT ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर। उन्होंने बोला ये ऑपरेटिंग लेवरेज से होता क्या है, तो हमने कहा जब सेल्स बढ़ता है ना तो EBIT उतना बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता है, और जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज होता है उतना ज्यादा EBIT बढ़ता है। उन्होंने कहा ऐसा होता क्यों है ऑपरेटिंग लेवरेज, हमने कहा क्योंकि फिक्स कॉस्ट होती है। तो उन्होंने कहा फिक्स कॉस्ट की वजह से क्यों होता है, हमने कहा क्या होता है, देखो भाई जब सेल्स बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट तो उसके साथ साथ बढ़ती है, पर फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती है, उसका नाम ही क्या है फिक्स, तो फिक्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी ऑपरेटिंग इनकम तेजी से बढ़ती है। और वो बोले तो एग्जांपल दिखा देना यार, है ना। ओके अच्छा बॉस अगर मान लो मेरे बिजनेस में फिक्स कॉस्ट ही नहीं है तो, हमने कहा फिर कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है। कैसे मेजर करोगे तुम लोग, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो 1 आएगा। उस भाई ने आपसे फॉर्मूला पूछ लिया, भाई इसको फॉर्मूला होगा ना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर करने का, हम क्या बोलेंगे बॉस, 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अच्छा पहला वाला फॉर्मूला मुझे समझाना पड़ेगा या वो तो डेफिनेशन से ही आ रहा है,
डेफिनेशन से आ रहा है कि आप क्या देख रहे हो कि सेल्स बढ़ने पर कितना इंपैक्ट आएगा ईबीआईटी पर, तो 20% से सेल्स बढ़ा और ईबीआईटी पे इंपैक्ट कितना है 60%, मतलब कितना गुना इंपैक्ट आया 3 टाइम्स। ये रहा फॉर्मूला। क्या रहा फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फिर उसने बोला, आपने बोला था 2 फॉर्मूले, दूसरा फॉर्मूला बोलो, तो आप क्या बोलोगे? दूसरा फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इससे भी आंसर सेम ही आता है क्या? सेम ही आता है। उसने बोला अच्छा है फॉर्मूला कैसे आया, तो आप क्या बोलोगे? ये सर कल बताएंगे, है ना? ओके। अच्छा, उसने बोला ठीक है, किसी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 3 टाइम्स है, इसका मीनिंग क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? तो आप क्या बोलोगे? इंटरप्रिटेशन इज सिंपल, इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 1% देन ईबीआईटी विल इंक्रीज बाय 3%, क्योंकि 3 टाइम्स का तो वही मीनिंग है कि जितना सेल्स बढ़ेगा उसका 3 गुना से ऑपरेटिंग इनकम यानी ईबीआईटी बढ़ेगा। तो इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 1% देन ऑपरेटिंग इनकम विल इंक्रीज बाय 3%। इज दैट क्लियर? उन्होंने बोला अच्छा, तो किसी बिजनेस में डीओएल ज्यादा रखना ज्यादा अच्छा है या कम रखना ज्यादा अच्छा है? हम बोलेंगे बॉस दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। इफ योर सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज देन यू शुड हैव हायर डीओएल। If your sales are expected to decline, then you should have lower DOL. He said, how can I increase my DOL? How can I decrease my DOL? By changing the proportion of fixed cost in your cost structure. If you increase the ratio of fixed cost and decrease the ratio of variable costs, then your DOL will increase. And if you decrease the ratio of fixed cost, increase the ratio of variable cost, just like Raju Rastogi, then your DOL will decrease. Is that clear? कुछ आया क्या समझ में? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए दोस्त, तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों को पढ़ा है। अब क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है तो देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ। मैं 100% ऑफ द क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ, एक भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। बस मैं 2 जगह पर मेरा टाइम सेव कर रहा हूँ। कौन सी 2 जगह पर? एक तो कॉन्सेप्ट्स को लिखवाने में मैं मेरा टाइम सेव कर रहा हूँ। कैसे सेव कर रहा हूँ? ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश करी ना, डेफिनेशन और ऑब्जर्वेशन, ये जब रेगुलर बैच में पढ़ाता हूँ ना तो उसके अंदर डिक्टेट करवाता हूँ, लिखता हूँ, ऐसे ऐसे लिखता हूँ मैं, मतलब एक एक सारी चीज। मैंने कहाँ टाइम बचा लिया? लिखने, पहला टाइम। दूसरा, क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल होंगे, हालांकि हम पढ़ेंगे पूरा, क्वेश्चन करेंगे पूरा, बस उसको लिखने का हम टाइम सेव कर लेंगे। तो आपकी मालूम है क्या जिम्मेदारी बन रही कि आप इन सारी चीज़ों को घर पर जाकर आराम से लिख लें। लिखने से क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हो जाएगी। यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, ये तो मैंने इनकम स्टेटमेंट पूरा पूरा आपके सामने फ्लैश कर दिया, लेकिन आप इसको अपनी कॉपी के अंदर एक कॉन्सेप्ट कॉपी बना लें और लिख लें। देखो 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स है कि सर हमें फास्ट ट्रैक बैच करनी है लेकिन हमारे पास समय है। अगर आपके पास समय है तो आप ये कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे लिख लो। मतलब आपको जरूरी नहीं आपको फोटो बनाने और ऐसा सब लिखना है, तो ठीक है, एक अलग चीज है, पूरा वो कहानी के लिए। बाकी मेन काम की तो चीज ये है, इसको लिख लो, राइट। दूसरे वो स्टूडेंट है जिनका कहना है सर हम फास्ट ट्रैक कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि 1 मिनट का भी हमारे पास एक्स्ट्रा समय नहीं है। तो फिर आप क्या करो, ये जो कॉपी आप इसका प्रिंट आउट निकाल लो, और कभी कभी कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर मैं करवाऊं तो वो आप उसी प्रिंट आउट में अपडेट कर लो। इज दैट क्लियर? दोनों ही अच्छे तरीके। ज्यादा अच्छा तरीका है कि सारी चीजें एक बार खुद से लिख लें, बट सही में अगर समय नहीं है तो मैंने बनी बनाई कॉपी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा रखी। सर ये कॉपी कहाँ अवेलेबल? ये अपना जो गूगल ड्राइव की लिंक है ना, उसके अंदर ये सॉफ्ट कॉपी के नाम से अवेलेबल है ना। आप जो फेस टू फेस के स्टूडेंट्स है वो तो इनसे ही ले लेना, यहीं से ही ले लेना। जो वीडियो में कर रहे हैं उनको गूगल ड्राइव के अंदर अवेलेबल है, वो चाहे तो वहां से प्रिंट आउट निकाल लें और नहीं चाहे तो पूरा पूरा यहाँ पर हाथ से बना लें। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पर लेवरेज चैप्टर की शुरुआत करी है। कुछ कुछ चीजें अभी ऑपरेटिंग लेवरेज में और बाकी वो हम समझेंगे हमारे अगले लेक्चर में। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना।